Hi everyone. Good afternoon everyone. Good afternoon, sir. I hope everyone is doing well. सब लोग अच्छे हैं. सगळे मजेत आहेत एकदम. ठीक आहे. सो जस्ट 2 मिनिटं द्या मला. मी हा येस. I want to brief you about the last session. You are on mute, ma'am. Please unmute yourself. Manjit sir. Yes. So I just want to just refresh you of the last lecture. Last was the fourth lecture, fourth session. Yeah. तर मी Yes. सगळे 1, 2, 3, 4 सगळ्याचे रिव्हिजन घेतलेलं आहे. अच्छा. ओके. तर तुम्ही यू कॅन चेक. म्हणजे मला कळेल मी नीट शिकवलंय की नाही. तुम्हाला जर वाटत असेल तर पहिलं थोडे काय 2-4 प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारा. हो नक्की नक्की. ठीक आहे. थँक्यू सो मच ज्योत्स्ना मॅम. स्पेशली सगळं रिव्हिजन घेतल्याबद्दल. म्हणजे सगळं पुन्हा एकदा रिपीट झालं असेल. ठीक म्हणजे आहे. बाकीच्यांना पटलंय का, समजलंय का विचारा. येस. स्टाफ या. ओके. सो गुड आफ्टरनून सगळ्यांना. Good afternoon. लास्ट सेशन पर्यंत आपले 4 सेशन ऑलरेडी हे झालेले आहेत. आता आपले 11 स्टँडर्ड ऑलरेडी कव्हर झालेले आहेत. 5 स्टँडर्ड बाकी आहेत 16 स्टँडर्ड पैकी. ठीक आहे. सो आजचे जे आपले टॉपिक आहेत ते आपण अगेन कॉम्प्लिकेशन मॅनेजमेंट जे आहे, कॉम्प्लिकेशन मॅनेजमेंट मधला एक इम्पॉर्टंट कॉम्प्लिकेशन मॅनेजमेंट आहे पोस्टपार्टम हेमरेज. आणि त्याबरोबर आपण पोस्टपार्टम केअर हा एक स्टैंडर्ड कवर करना है. ठीक है. सो आज हम लोग 2 स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं. पहला स्टैंडर्ड है पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच एंड सेकंड स्टैंडर्ड है पोस्टपार्टम केयर. ओके. सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बोलना होगा तभी अनम्यूट कीजिए खुद को. जेव्हा तुम्हाला बोलायचं असेल तेव्हाच फक्त अनम्यूट करा. अदरवाइज म्यूट वरच राहा. आणि बरेचशा लोकांचे व्हिडिओज ऑन नाही आहेत. प्लीज ऑन युअर व्हिडिओ इन्क्लुडिंग मी स्वतःचा व्हिडिओ पण ऑन करतोय कारण की माझा लॅपटॉपचा प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह झालेला आहे. ओके. सो यशोधरा हॉस्पिटल आय कॅन सी. सो फक्त मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही अटेंडन्स आता मला अशी घ्यायची, मॅन्युअली घ्यायची गरज नाही. तुम्ही नंतर सेंड कराल, राईट? यू विल सेंड द अटेंडन्स लेटर ऑन द ग्रुप, राईट? ठीक आहे. सो जस्ट मी चेक करतोय की कोण कोण लोक जॉईन झाले, कुठले कुठले हॉस्पिटल आहेत. मी ॲज सच अटेंडन्स म्हणून नाही घेतो, जस्ट मी रॅन्डमली. यशोधरा हॉस्पिटल आहे. ठीक आहे. यशोधरा हॉस्पिटल मधून 2-3 स्टाफ दिसतात मला. सो छाया नलावडे आहे फ्रॉम भारतीय हॉस्पिटल. पद्मा दिकोंडा फ्रॉम विच हॉस्पिटल? आप कौन से हॉस्पिटल से हो? यशोधरा हॉस्पिटल से. यशोधरा. ओके. सो आपके साथ बाकी भी जो स्टाफ ज्वाइन हुए ना, तुमच्या बरोबर जे बाकीचे स्टाफ पण ज्वाइन झालेत ना, उनको ये चीज बताओ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि अपने आप को रीनेम कैसे करते हैं और अपना रीनेम करने का रेजिम क्या है. जैसे अपना नाम और उसके आगे हॉस्पिटल का नाम.
आपलं नाव प्लस त्याच्या पुढे हॉस्पिटलचं नाव. hospital. सो तुमचं नाव पण आम्हाला कळेल आणि हॉस्पिटलचं नाव पण कळेल. ठीक आहे. सो फार आपल्याकडे आहेत, वी हॅव 22 पार्टिसिपेंट विच इज ॲव्हरेज अटेंडन्स. मी असं ऐकलंय लास्ट सेशनला 54 लोक होते. बट येस, काही लोक ग्रुपने पण बसलेत, सो वी कॅन्ट रिअली काउंट ऑन दॅट. बट लास्ट टाइम 54 विंडोज होत्या असं मी ऐकलं, विच इज व्हेरी गुड थिंग. ठीक आहे. सो आणि एक दोन हॉस्पिटलने अटेंडन्स पाठवलेला नाहीये आणि मला सगळ्यांचेच अटेंडन्स येत नाहीये, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ मागच्या 2-3 ह्याचे आलेले नाहीये. ऑल हॉस्पिटल्स आर नॉट अटेंडिंग, आय बिलीव्ह. okay, so if you are not sending attendance on group, okay, तो योर अटेंडेंस विल नॉट बी काउंटेड. अगर आपने अटेंडेंस भेजा नहीं है ग्रुप पे तो आपका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा और आपका वो सेशन मिस हो गया है. अगर आप ज्यादा बैक टू बैक 3 सेशन मिस करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो असेसमेंट में जाने के लिए. ठीक है. तो रेगुलरली आपको अटेंडेंस भेजना है ग्रुप पे. जैसे मैम ने बोला है कि 3-4 हॉस्पिटल का अभी भी मिस आउट कर रहे हैं, तो ग्रुप पे ज्योत्सना मैम इज मेंटेनिंग द अटेंडेंस, सो आपको अटेंडेंस ऑन रेगुलर बेसिस भेजना है. ठीक है. आज के सेशन के बाद भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा जितने लोग हैं वो सारे हॉस्पिटल वाइज अटेंडेंस अपना भेजेंगे. ठीक है. तो आई कैन सी नाउ कितने विंडोज है मेरे पास. बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, कोटवाल नर्सिंग होम भी ज्वाइन किए हैं. तो मेरे पास अभी 25 पार्टिसिपेंट है. ओके. बढ़ रहे हैं अभी. ये बैच ऐसी है कि 4 बजे तक भी लोग आते रहते हैं, एडमिट करते रहना पड़ता है. ठीक है. ठीक है. सो दुमका क्लिनिक जस्ट ज्वाइन, कोटवाल नर्सिंग होम जस्ट ज्वाइन. ओके. आशीर्वाद हॉस्पिटल इज देयर. ठीक है. सो आई थिंक मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने ज्वाइन कर लिया. आई थिंक एक जो हॉस्पिटल बचता है वो जो मैम आप बता रहे थे ना, सोलापुर का हॉस्पिटल, वो आज भी नहीं दिख रहा है मुझे. हाँ, कृष्णामयी. कृष्णमय हॉस्पिटल, यस. हाँ. नहीं दिख रहा है. इफ यू कैन रिमाइंड देम और ग्रुप टू जॉइन. ठीक है. तो तर आजचा जो टॉपिक आहे ते ऑलरेडी मी तुम्हाला आयडिया दिलेली आहे की काय टॉपिक असणार आहे, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं आज. ठीक है. आई जस्ट गो टू द पीपीटी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. पीपीटी में हम लोग मतलब थोड़ा रिवीजन वाला पार्ट भी देखेंगे, जो लास्ट टाइम अपने क्लिनिकल सेशन पढ़ा था उसका भी देखेंगे. और हम लोगों ने जो आपको आम्ही तुम्हाला जे किट्स प्रिपेअर करायला सांगितले होते, ठीक आहे, त्यामध्ये एक होता पीपीएच किट सुद्धा होता, पीपीएच बॉक्स. आठवत असेल तुम्हाला? किस किस को याद है? कोणाला आठवते पीपीएच किट संदर्भात? पीपीएच किट बनाया है सभी ने? सगळ्यांनी बनवलंय पीपीएच किट? पोस्टमार्टम हेमरेज किट बस बनवलंय? जिसने जिसने बनाया है वो यस लिखे चैट में, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो यस, और हॉस्पिटल का नाम आगे लिख दीजिए. I can't see any message on group. Sorry, chat, not group. This chat, not on WhatsApp group. Okay, so भाटिया हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल, बहुत सारे और हॉस्पिटल का भी देखा है मैंने. मी बघितलंय बाकीच्या हॉस्पिटलचं पण. मी कन्सिडर करू का भाटिया हॉस्पिटल सोडून बाकी कोणीच नाही बनवलेलं? येस, आशीर्वाद हॉस्पिटल आज मी. ओके. सो जो हम लोगों ने किट बनाया है वो हम लोग जब रिवीजन करेंगे इस सेशन का, जेव्हा आपण रिव्हिजन करणार शुक्रवारी, तेव्हा प्रत्येकाचं किट बघितलं जाईल. त्यामुळे त्यामध्ये कमी जास्त ज्या गोष्टी असतील त्या तुम्ही काढून ठेवा. ह्या सेशन मध्ये पण आपण बघणार की किट मध्ये काय काय असायला पाहिजे, डिटेल मध्ये बघणार आहेत. आणि डिटेल में हम लोग ये भी बात करेंगे कि उस चीज का उपयोग क्या है जो भी अपने किट ने बनाया.
किट में जो आपने रखा है वो किस चीज के लिए है, कि ये जो ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन जब आ जाता है, जब आपको पीपीएच मैनेज करना पड़े, तब आपको यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़े, एक जगह पे सब चीजें आपको मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने वो बॉक्स बनाया। फॉक्सी का मोटिव यही है इस चीज के पीछे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है वो बच जाए, और आप एक बॉक्स लेके उस चीज को मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो I'll just run through, I'll just open the PPT. फक्त मला हे सांगा की दिसतंय का तुम्हाला माझी स्क्रीन? I just have to put this on presentation. ये आपको बोलोगी तो जाएगा। Is my screen visible Yes. to everyone? Yes. सभी को दिख रहा है? Okay, very good. Yes, sir. Let me add some people. Okay, so now we have 32 participants and people are coming also. 33 हो गए. So again I am asking you, जो लोग कुछ बात नहीं करे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से। ओके, आपको बात करना है तो जरूर अनम्यूट कीजिए और पूछिए, या फिर जो भी आपको ऐड करना है कीजिए। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे पीपीएच का केस अभी तक देखा है? आपने मैनेज नहीं किया होगा या फिर मैनेज भी किया होगा, बट आपके हॉस्पिटल में आप, या फिर ये हॉस्पिटल में, या फिर आप प्रीवियसली जहाँ पे जॉब करते थे, जिकडे जॉब करत होते तिकडे पीपीएच ची केस बघितली तुम्ही पोस्टमार्टम? Okay, so I can see one hand raised, that is Rita from Ashirwad Hospital. Rita, you can unmute yourself and you can talk. Or is it like जो hand raise हुआ है वो गलती से हुआ है? ओके, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये गलती से हैंड रेज हुआ है। ठीक है, बाकी कोई हॉस्पिटल नहीं देखा है अभी तक पीपीएच का केस? Yes, sir. We have seen विच हॉस्पिटल? Apex Hospital. ओके, तो आपने, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने सिर्फ देखा है, मैनेज नहीं किया? नहीं, we have managed. ओके, तो ब्रीफ में बताएंगे कि आपने क्या क्या किया इसके लिए, पीपीएच केस मैनेज करने के लिए? Just a second. जो भी याद होगा वो बता दीजिए। परफेक्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं रहा तो भी चलेगा, हम सीखने वाले हैं। अपेक्स हॉस्पिटल कुठे गायब झाले? सर, जब पेशेंट आया था तो उसका जब वाइटल्स देखा गया था, तो शी वाज अ पेशेंट since pregnancy since he conceived she was with us. Okay, so in the last in 28 weeks, suddenly she developed her BP was high. Nearly Okay. it was 180 and 180, 120. So we had to get her admitted. Okay. So she did not have eclampsia, but she was 41 years old lady with a bad obstetric history. She was and she was just 28 weeks, and that time we had to take her on some BP medicines, like we were given Tablovet and everything. So and her but here we are talking about PPH, not eclampsia. and I think you are after that talking we got- about. after that we got her admitted. Okay. And
and she was complaining of mild pain and this thing. So that night only, madam took her for LSCS, and in that we did LSCS, and the baby was nearly 980 grams. Okay. Okay. So baby was sent to NICU. Now, according to after 2-3 days, I inquired. The baby was quite good. Okay. Okay. So you just gave example of not example, the real case of pre-eclampsia. This. Yeah. Yeah. So yeah, pre-eclampsia is also there. बट हमारा जो प्री एक्लाम्शिया है वो प्री एक्लाम्शिया और एक्लाम्शिया जो है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कवर होने वाला है, ठीक है। Okay. ये स्टैंडर्ड में So, हम sir, actually, I got a bit confused in the PPA with नो eclampsia. प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम वो हो जाता है, फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक्चुअली बहुत सारे लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं। Ritika is joining. Now we have 39 participants, which is very good. Now हम average से बाहर आ जाएंगे। Sunita Gaikwad, please mute yourself. ओके, मी सगळ्यांना म्यूट केलंय, सबको मैंने म्यूट किया है। प्लीज अभी जब भी बात करना है तभी खुद को अनम्यूट कीजिए, ठीक है। सो आज के सेशन में जाने से पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मीच विचारतो तर मी डायरेक्टली जातो यशोधरा हॉस्पिटलकडेच, ठीक आहे। यशोधरा हॉस्पिटल, मला सांगा की नॉर्मल डिलिव्हरी जे तुम्ही लास्ट सेशन मध्ये शिकले, तर नॉर्मल डिलिव्हरी कशी कंडक्ट करा आफ्टर फुल डायलेटेशन, नॉर्मल डिलिव्हरी कशी कंडक्ट करा यशोधरा हॉस्पिटल। कोणी पण अनम्यूट करा एकाने जो कॉन्फिडन्स असेल। यशोधरा हॉस्पिटल लास्ट सेशन अटेंड केलं का तुम्ही मॅडमचं? Yes, sir. तुमचा आवाज आहे ना इको होता ऍक्च्युली, तर एका रूम मध्ये जर दोघांनी जॉईन केलं असेल तर एकाने हे करा, लिव्ह करा, आणि एकाच डिव्हाइसवर तुम्ही बसा सगळे। सो यशोधरा हॉस्पिटल, सांगाल का मला नॉर्मल डिलिव्हरी साठी आपण काय काय प्रिपरेशन करणार आणि ऍक्च्युअल नॉर्मल डिलिव्हरी कशी करणार? अटेंड केलंय ना तुम्ही सेशन? यू शुड नो। चलो ठीक है, हम लोग कोई वॉलंटियर ले लेते, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर बताने के लिए, जो लास्ट टाइम मैडम ने आपको पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया, 2 बार पढ़ाया मुझे। Hello. Yes, so we have, Hello. yes we First, have, we have to see whether the labor pains are true or false. okay, no, True here labor. we are talking that she is fully dilated. Then You we can have see to baby. do six cleans. Okay, That is which, clean hands, clean surface, clean perineum, clean okay, cut, clean towel, and cord clamp. very good. Okay, for clean hand what will you do? We have to follow the 7 steps of hand washing. Okay, which are those? At Suman K, we can remember. Okay. After And for Suman K, what will you do after hand washing with Suman K? What will you do? clean surface. Okay. That is, all the tables and the equipment that we are using all should be sterile and clean. That is so you have done it before, right? Yes. Patient is on the table now, fully dilated. Then we have to clean the perineum. Correct. How? We use antiseptic solution and we have swabs, 3 swabs, the labia majora,
Okay, so after hand wash, what will you do? Directly clean the perineum, or will you wear something? We have to wear sterile gloves. Correct. So do you know the method to wear that? Method of done. Yes, sir. Okay, okay. Madam ठीक है. demonstrated well. Okay, so just remember the sequence while facing the exam also you will have to be in sequence only. Okay. I know you know things, but you have to tell each and everything, each and every step you're doing. Okay. Okay. Even the drying of hand after hand washing will be air dry. Okay. Okay. जैसे टॉवेलला वगैरे पुसायचं नाही. ठीक आहे. एअर ड्राय करायचं आणि मग देन ग्लव्स घालायचे. ठीक आहे. पेनियम Okay. क्लीन कसं करणार? पेनियम क्लीन कैसे करोगे? We use antiseptic solution with a sterile bowl. ओके. वरून खालीपर्यंत Concomitant हे pipette. करायचं अँटीसेप्टिक ने क्लीन करायचं. One swab at one time. Three Okay. swabs we use. On the Okay. right from top to bottom, on the left top to bottom, and in the middle. ओके. ओके. और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि नाउ हेड इज कमिंग आउट. व्हाट विल यू डू? We have to give a perineal support करेक्ट. with a perineal pad, ओके. and we have to see whether we have to give the episiotomy or not. ओके. If we are going for episiotomy, then it has to be done in a sterile manner with all the Okay. sterile scissors. करेक्ट. And we have to encourage the mother to push when the contraction comes. And in between contractions, she has to take slow, deep breath. ओके. In the meantime, we need to keep ready the tray with the sterile towel to receive the baby. This towel should be warm. ओके. And And what will you do with warmer? Warmer has to be kept on 30 minutes prior. Yeah. Okay. And now I'm saying that head is coming out. What will you do? We have to give perineal support with one hand, and we have to guide the baby's head out. We have to hold the baby's head. Okay. And And you have to just push we have to the head rotate. with the Yeah, thing. it will Yeah. rotate, and then And the anterior shoulder will come out, okay. and then You we have will to do- guide the posterior shoulder out. तो एंटीरियर शोल्डर का डिलीवरी करते वक्त कहाँ पे खींचोगे बच्चे को? हेड ऊपर करके पोस्टीरियर हाँ, डाउन खींचोगे Downwards पहले. and up. Downwards Then and up. ठीक है. उस दिन आपने मैम ने आपको दिखाया होगा कि कैसे. Downwards and up. ठीक है. और फिर कहाँ पे रखोगे बेबी को? Immediately on the mother's abdomen. ओके. वेरी गुड. And then while the baby is there, we can wipe the baby at the same time with the warm ठीक है. towel. स्टॉप. थैंक यू सो मच भाटिया हॉस्पिटल. आपने एकदम परफेक्टली बताया. सिर्फ मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि सभी ये सीक्वेंस ध्यान में रखें. अभी यहाँ से एक स्टैंडर्ड कवर हो गया सेफ डिलिव्हरी. ठीक आहे. अभी मैं जाऊंगा कोतवाल नर्सिंग होम के पास. कोतवाल नर्सिंग होम मला तुम्ही सांगा की डिलिव्हरी झाल्यानंतर इमिजिएट केअर काय करणार तुम्ही बेबीची, ज्याला आपण इसेन्शियल न्यूबॉर्न केअर म्हणतो. सर बाळाला आईच्या स्टमक वरती डिलिव्हर करून त्याला क्लीन टॉवेलने क्लीन करायचं. मग त्याच्यानंतर स्टराईल टॉवेल मध्ये रॅप करून मदरच्या चेस्ट वरती ठेवायचं. ओके. त्याच्यानंतर 1 ते 3 मिनिट अंबलिकल कॉर्ड पल्सेशन बघून अंबलिकल कॉर्ड कट करायचं आणि क्लॅम्प करायचं. ओके. पल्सेशन बघितलं म्हणजे काय केलं? पल्सेशन स्टॉप होईपर्यंत थांबणार की कसं का? हा, स्टॉप होईपर्यंत थांबणार सर, मगच कॉर्ड कट करणार. ओके. आणि त्यानंतर बेबीला काय, बेबीचं बघणार का काही की त्याला कंजनायटली काही प्रॉब्लेम आहे का? हा, ते स्कोर बघायचा. ते कशी एक्झामिनेशन करणार? हेड टू टू एक्झामिनेशन बोलतात त्याला. ठीक आहे. अपघात स्कोर. हाँ, अपघात स्कोर. सो
हे सगळं केल्यानंतर काय करणार? ब्रेस्ट फिडिंग कधी स्टार्ट करणार? फिडिंग मदरला द्यायचं 1 तासानंतर. 1 तासाच्या आधी, 1 तासामध्ये कधी पण, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बेबीला कुठले इंजेक्शन वगैरे द्यायचंय? विटामिन के. बेबीचं वजन 1500 ग्राम आहे, तर काय करणार? जर लेस दॅन 1 kg तर 0.5 देतात हा, आणि जर मोर दॅन असेल तर आपण फुल इंजेक्शन विटामिन के दिलं जातं. हे सगळं करताना बेबीला इंजेक्शन मम्मीच्या पोटावरच देणार की कुठे घेऊन जाणार? साईडला नॉर्मल मध्ये घेऊन जाणार, ठीक आहे. बेबी कॉर्नर जिथे आहे तिथे घेऊन जाणार, ठीक है. अभी मैं जाऊंगा, तीसरा स्टैंडर्ड पूछूंगा आशीर्वाद हॉस्पिटल से. सिर्फ मुझे स्टेप्स बताइए कि मीटिंग चल रहा है. ये इसका विटामिन के का पूछ रहे थे. स्टेप्स कौन सा पूछूं? आशीर्वाद हॉस्पिटल एक्टिव मैनेजमेंट 3rd स्टेज ऑफ लेबर के स्टेप मुझे बताइए. आशीर्वाद हॉस्पिटल एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर आपने पढ़ा हो, AMTSL. हाँ जी सर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर. सर फर्स्ट स्टेप है इसका ऑनसेट ऑफ पेन टू डायलेशन. नहीं, ये तो स्टेजेस बता रहे हैं. 3rd स्टेज का हाँ जी, मैनेजमेंट सर. कैसे करना है? 3rd स्टेज में हम डिलीवर क्या करेंगे? सर बेबी डिलीवर हो गया सर. बेबी डिलीवर तो 2nd स्टेज में होगा. 3rd स्टेज में क्या डिलीवर? सर प्लेसेंटा. प्लेसेंटा की डिलीवरी कैसे करोगे, वो मैं पूछ रहा हूँ. उसमें क्या स्टेप्स? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें जो प्लेसेंटा को जो उसकी वो है कॉर्ड है उसको सर एक हैंड से राइट हैंड से पकड़ लेना है सर, उसको होल्ड करना है. abdominal palpation. एंड देन सर Abdominal हाथ से लेफ्ट हैंड से अब्डोमेन में पाल्पेट करके उसको सर्कुलर मोशन में मसाज देने सर. ओके, ये करने से पहले कोई इंजेक्शन देना है? हाँ, इंजेक्शन रखने का है. 1 मिनट के अंदर वो देना है. तो पहला स्टेप सबसे पहला वो है, ठीक है. उससे पहले भी जी सर, जी सर. एक प्री स्टेप है कि दूसरा बेबी है कि नहीं वो देखना है, ठीक है. जी अगर सर, ट्विन है तो फिर ऑक्सीटोसिन दिया तो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट होके मर जाएगा, ठीक है. इसीलिए वो देखना है. फिर 1 मिनट के अंदर IM ये दिया आपने थाई पे 10 इंटरनेशनल यूनिट. उसके बाद आपने जो बताया कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करने के बाद क्या करोगे? प्लेसेंटा बाहर कैसे निकाले? कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन तक सर उसको सर्कुलर मोशन में सर धीरे धीरे उसको खींचना है और मसाज करनी है सर फंडल पे. उसकी तो धीरे धीरे मिनट बाद वो आ सर जाएगा. आशीर्वाद हॉस्पिटल प्लीज. मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप वापस अनम्यूट करके बोलिए. आपने सर्कुलर मोशन में घुमा के प्लासेंटा निकाला. अभी प्लासेंटा में क्या देखोगे? आर्टरी वेनस आहे का नाही आणि प्लासेंटा अर्धा राहिला का नाही आतमध्ये ते कम्प्लीट आहे का नाही. Correct. दोन सरफेस असतात, एक असतो मॅटर्नल सरफेस, एक असतो फिटल सरफेस. त्याच्यावर दोन्ही ठिकाणी काय काय एक्झामिनेशन करणार आपण? यशोधराव हॉस्पिटल तुम्हीच सांगा. तुम्हाला पहिला दुसरा प्रश्न विचारलेला पण आता विचारतो तुम्हाला. प्लासेंटा ऑब्जेक्शन आहे का नाही बघायचे, पूर्णपणे प्लासेंटा बाहेर आले का नाही बघायचे, त्याला 2 आर्टरी एक वेनस आहे का नाही. ओके, ते कॉर्ड मध्ये बघणार, ठीक आहे. त्याच्यानंतर असं फुलतो की नाही ते बघणार आणि पूर्णपणे तो असा एकदम चिपकलेला तर नाही हे पण बघणार. त्याच्यानंतर त्याच्यावरच्या ज्या जो पण आर्टरीचं जे जाळं आहे ते व्यवस्थित स्प्रेड आहे की नाही ते बघणार. त्याच्यानंतर खालच्या साईडला कुठला तुकडा तर राहिलेला नाही हे बघणार, जो मॅटर्नल साईड. ठीक आहे. शेवटची स्टेप काय आहे याच्यामध्ये? 3rd स्टेप काय आहे AMTSL मध्ये? युट्राइन मसाज. करेक्ट, ठीक आहे. सो परत एकदा फॉर्म्युला सांगतो. AMTSL आलं की तुम्हाला 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. OCM, ठीक आहे. O आहे ऑक्सिटोसिन,
10 इंटरनॅशनल युनिट ऑक्सिटोसिन द्यायचं आणि बेबी चेक करायचं ट्विन आहे की नाही. ट्विन नसेल तरच द्यायचं ऑक्सिटोसिन. ट्विन असेल तर त्याची डिलिव्हरी करायची आणि मग ऑक्सिटोसिन द्यायचं. दुसरी आहे जे आशीर्वाद हॉस्पिटलने सांगितलं, सीसीटी कंट्रोल कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन आल्यावरच कॉर्ड खेचायची आणि प्लॅसेंटल साइन ऑफ सेपरेशन देखून बघूनच तुम्हाला खेचायचं आहे ते. त्याच्यानंतर प्लॅसेंटा आला बाहेर की तो रोटेट करून बाहेर काढायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यावरची एक्झामिनेशन करायची आणि सगळ्यात शेवटी ओसी झालं, एम झालं मसाज. ठीक आहे. ओ ऑक्सिटोसिन, सी कंट्रोल कॉन्ट्रॅक्शन अँड एम मसाज. ठीक आहे. तर आता हे झालं मागच्या सेशनचं. आपण आता पुढे जाऊया. ठीक है. सो आज का जो सेशन है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आज हम 2 स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं. एक है 10वां स्टैंडर्ड जिसका नाम है पोस्टपार्टम हेमरेज, और एक 15वां स्टैंडर्ड है जिसका नाम है पोस्टपार्टम केयर. ओके. तो इसका डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे. उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा सभी को. एक लेडी आई मेरे पास. ठीक है. जो ये स्लाइड में भी आप पढ़ोगे तो देखोगे, एक लेडी आई XYZ नेम की. ठीक है. जिसने बेबी डिलीवर किया 8 AM को. ठीक है. 8 बजे उसने बेबी डिलीवर किया. और एक नर्स उसको रूटीन जो एग्जामिनेशन रहता है उसके लिए गई पोस्टमार्टम केयर में. वो देखने के लिए उसको गई 3 घंटे के बाद. ठीक है. 11 बजे. तो उसने देखा कि बेडशीट पे बहुत सारा ब्लड स्प्रेड हुआ है. ठीक है. बहुत सारा ब्लड दिख रहा है उसको. तो ये क्या है, कोई बता सकता है? ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है तो क्या है? क्या है इसको, क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हेमोरेज. ओके. इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? Sometimes retained products may be there. Hello. हाँ, बोलो. Retained products. Uterus is not very contracted. ओके. यूट्रस. या फिर टीयर बैठा रहेगा. करेक्ट. ठीक है. करेक्ट. ठीक है. तो टोन अगर नहीं होगा यूट्रस का तो भी हो सकता है, या फिर टीयर गया होगा तो भी हो सकता है, या फिर कुछ और रीजन. ठीक है. 2 रीजन बता दिया है आपने. ठीक है. तीसरा जो सवाल है वो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूछ लिया था, लेकिन किसी ने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो वी विल मूव टू द टॉपिक डायरेक्टली. ठीक है. तो अभी यहाँ पे जो ये केस था, ये पोस्टमार्टम हेमरेज का केस था. और जो आपने 1-2 रीजन बताए वो सही है रीजन. उसके अलावा भी कुछ रीजंस है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें. और कैसे मैनेज करना है वो स्पेशल पार्ट है, वो तो देखेंगे. और वही है की आपको मैनेज करते आना चाहिए. तुम्हाला PPH मॅनेज करता आलं पाहिजे या सेशन नंतर. तुम्ही आधी केसेस बघितल्या असतील, बऱ्याचदा तुम्ही डॉक्टरांनी जी औषधं सांगितली किंवा डॉक्टरांनी जी मॅनेजमेंट सांगितली त्या ऑर्डर तुम्ही घेतल्या असतील. पण आता तुम्हाला स्वतःला कळेल की PPH मॅनेज कसं करायचं. ठीक है. सो जो स्टैंडर्ड है उसका फुल मतलब जो नेम है वो है प्रोवाइडर आइडेंटिफाइज एंड मैनेजेस पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है. सो इसमें सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, इसमें आइडेंटिफिकेशन भी है, क्योंकि नॉर्मली भी ब्लीडिंग होता है. तो बहुत बार ऐसा मतलब उसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि ब्लीडिंग हो रहा है मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है. तो आइडेंटिफाई मतलब उसमें भी कैटेगरीज है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो इसमें ये सेशन में वो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि फॉक्सी का जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, मतलब आपका जिस पे एग्जामिनेशन होगा वो पेपर पहले देख लेते हैं, फिर बाकी का अपना जो आंसर है वो देख लेते हैं. सो यहाँ पे पहला सब स्टैंडर्ड बात करता है कि असेसिस यूटेराइन टोन एंड ब्लीडिंग पर वजाइनम रेगुलरली आफ्टर द डिलीवरी. तो बेसिकली आपको हर एक केस में आपको फॉक्सी ये कहता है कि आप हर केस में डिलीवरी के बाद
रेगुलरली उसका जो यूटराइन टोन है और उसका पर वजाइनम ब्लीडिंग है वो एसेस करते रहे हर 15-15 मिनट में, ठीक है, एटलीस्ट 2 घंटे तक। और बाकी फिर बाकी जो है वो आधे आधे घंटे में देखा तो कुछ चलेगा। फिर आपको इसमें एक और सब स्टैंडर्ड है कि जब ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट शॉक में जा सकती है, तो आपको शॉक के साइंस क्या है वो पता रहने चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी दिए हुए हैं सब आपके वेरिफिकेशन क्राइटेरिया में, ठीक है। और तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो है मैनेज स्ट्रोक, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो वो देखेंगे कि अवेलेबिलिटी, जो आपने पीपीएच किट बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये जो भी चीज़ें हमने बताई है वो सारी अवेलेबल रहनी चाहिए, तो ये आपका सब स्टैंडर्ड क्लियर होगा, ठीक है। अ, फिर फिर जो है आप जो एक्चुअल मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे वो शाउट फॉर हेल्प से लेके आपका जो भी स्टेप्स है पीपीएच मैनेजमेंट में वो आप मैनेज करे हो, आप ओरली बता रहे हो, तो उसमें आपका वो मार्क क्लियर हो जाएगा। और आपने जो मतलब आईवी फ्लूइड लगाया है और आईवी फ्लूइड लगाते हो आप, और वो किस चीज़ के लगाते हो, और आप वो भी चीज़ें कवर कर रहे हो उसमें, तो ये भी सब स्टैंडर्ड कवर हो जाता है आपका। और आप मैंने कॉज भी पूछे थे आपको, तो कॉजेस क्या क्या है वो आपको पता रहे, अगर एटलीस्ट पता रहे कि क्या क्या कॉजेस है, ठीक है, एटलीस्ट पता रहे तो आपको ये भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे अगेन स्टेप्स दिए गए हैं कि आपने 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन लगाया है, तो आपका ये सब स्टैंड मतलब सारे स्टेप्स ही है बेसिकली। और ये आप एक बार पीपीटी में देख लेना। हम लोग ये आगे जाके भी इसी सीक्वेंस से जाने वाले हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस ये जो सब स्टैंडर्ड है, ओके, सो ये जो है पहला 10.4 जो बात करता है वो है मैनेजमेंट का। और यहाँ पे जो 10.5 बात करता है वो अगर रिटेन प्लासेंटा है तो आप क्या क्या करोगे वो है। लेकिन ये जो रिटेन प्लासेंटा वाला पार्ट है वो मतलब फॉक्सिक एसिड से ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते इस पे। यहाँ तक भी आपने बताया ना 10.4 तक, तो आपको मार्क मिल जाता है इस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली आगे चलते हैं क्योंकि ये सारे स्टेप ऑलरेडी कवर्ड है आगे के पार्ट में, ठीक है। अ, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बोले पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि ब्लीडिंग तो वैसे भी होता है। तो यहाँ पे ये है कि 500 ml, आधा लीटर, या ये कौन कर रहा है प्रेजेंटेशन पे, राजीव कौन है, लाइन किसने मारा? हाँ प्लीज, ये प्रेजेंटेशन पे कुछ मत कीजिए क्योंकि वो बाकी लोगों को भी सबको दिखता है, प्लीज इरेज इट। ठीक है, सो 500 ml से 500 ml या उससे ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है विद इन 24 आवर ऑफ बेबी, तो उसको हम लोग पीपीएच कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग अगर 500 ml काउंट नहीं कर पाते तो हम क्या बोलते हैं कि एक पैड जो जो है, जो पेरिनियम पैड हम लोग यूज करते हैं, वो अगर 5 मिनट के अंदर पूरा भर रहा है तब भी उसको हम पीपीएच बोलेंगे, ठीक है। और ब्लड लॉस हमने काउंट ना करके हम लोग को बाकी के साइंस दिख रहे हैं, जैसे शॉक शॉक का साइंस स्पेशली दिख रहा है, तब भी हम लोग उसको
पीपीएच बोलते हैं और उसको पीपीएच के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स है वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिक्चरल प्रेजेंटेशन दिया है अभी, यहाँ पे कैसे एसेस करना है। अगर अगर जो पैड है वो इतना सा सोक हुआ है ब्लड से तो वो 30 ml है, पूरा है तो वो 100 ml है। ठीक है, और छोटा वाला जो स्वैब है वो पूरा भर गया है तो वो 60 ml। ठीक है, अभी हाई हाई जो शॉक का मैंने बोला, शॉक के साइंस क्या क्या है, अगर पीपीएच की वजह से शॉक में गई है पेशेंट तो क्या क्या है। सबसे पहले तो क्या है कि उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा, जाएगा, बीपी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, बीपी ड्रॉप हो जाएगा, ये भी Anemia. टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा, पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो जाएगी, ठीक है, या फिर अनकॉन्शियस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये शॉक के साइन है, आपको ये याद रखने हैं, और ये आपका एक सब स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, इसीलिए आपको शॉक के साइंस याद रखने हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यार ये किसने किया है, प्लीज इरेज इट, जो ब्लू लाइन पिंक नहीं ग्रीन लाइन मारे है प्रेजेंटेशन पे, किसी ने किया है तो इरेज इट, आई डोंट नो। ठीक है, तो जब तक एज लॉन्ग एज इसका कोई तकलीफ नहीं है तब तक हम आगे चलते हैं। तब तक तो यू ट्राई, जिसने भी किया है, राजीव करके किसी ने लाइन खींचा है ये, और प्लीज ऐसे प्रेजेंटेशन पे लाइन मत खींचो, जो भी है आपको समझना है अनम्यूट करके बात करो, मैं बता दूंगा आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे। फिर पीपीएच के कॉजेस, इस ये आपने देखा कि एग्जाम पेपर जो आपका पेपर आया था फॉक्सी का पहला जो दिखाया मैंने, उसमें भी था कि एक सब स्टैंडर्ड था कि कॉजेस आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, तो दो कॉजेस प्राइमरी पीपीएच जिसको हम बोलते हैं, मतलब दो टाइप है इसके, एक है प्राइमरी पीपीएच और एक है सेकेंडरी पीपीएच। तो पहले मैंने बोला कि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है 24 घंटे के अंदर, 500 ml या 500 से ज्यादा, तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी पीपीएच भी हो सकता है 24 घंटे से लेके 42 डेज तक, डिलीवरी के बाद बाद के 24 घंटे से लेके 42 डेज तक, या फिर 6 वीक्स तक। ठीक है, तो सबसे खतरनाक या फिर हम लोगों को जो मैनेज करना है वो प्राइमरी पीपीएच ही रहता है। ठीक है, जो कि 24 घंटे तक कभी भी हो सकता है। तो उसके मैंने रीजंस पूछे थे, कॉजेस, तो कॉजेस में आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन की कि 4 T's। ठीक आहे, 4 T's, तर 4 T's मधले मी जेव्हा आता मगाशी विचारलं तेव्हा कोतवाल नर्सिंग होम की कोणीतरी खूप जास्त लोक बोलत होते, त्यामुळे मला कळलं नाही कोण बोललं, पण दोन की कारण ऑलरेडी सांगितले, अपेक्स हॉस्पिटल आहे एक सांगितलं कारण की टोन, म्हणजे जर युटरसचं कॉन्ट्रॅक्शन व्यवस्थित येत नसतील तर युटरसचा अटोनिया होतो, अटोनिक पीपीएच ज्याला आपण म्हणतो। ठीक आहे, आणि हा सगळ्यात जास्त प्रमाणात होतो अटोनिक, म्हणजे जेव्हा युटरस कॉन्ट्रॅक्ट होत नाही तेव्हा ब्लीडिंग स्टार्ट होतं। ठीक आहे, सो 80 to 90% केसेस मध्ये टोन मुळे पीपीएच होते। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन बताया टीयर, कहीं पे टीयर गया है या फिर कोई धक्का लगा है बच्चा निकलते वक्त, या फिर आपका प्लेसेंटा निकलते वक्त, तब तभी पीपीएच हो सकता है उसके ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है, तीसरा है कि कोई टुकड़ा अंदर बचा है, टिश्यू, तीसरा टी है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मतलब जैसे इनकम्प्लीट प्लासेंटा बाहर आया है या फिर कुछ मेम्ब्रेन बचा है अंदर, तब भी ब्लीडिंग हो सकता है। और तीसरा है थ्रोम्बोएम्बोलिक रीजन है, मतलब वो ये कोएगुलोपैथी रहता है, वो ये हेरिडेटरी रहता है डिजीज। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक पेशेंट में पहले से रहता है वो ब्लड, ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम वाला प्रॉब्लम रहता है, तो उस उनमें होता है, लेकिन ये केस में अलग से मैनेज करना पड़ता है, इसमें ब्लड भी लगाना पड़ता है, तो ये अलग से मैनेज होता है। वो हर एक जो रीजन है उसका अलग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम एम्फेसाइज जो करते हैं वो हम लोग अभी अटोनिक पीपीएच पे एम्फेसाइज करते हैं, अटोनिक पीपीएच मैनेज करने के लिए। ठीक है, और बाकी जो है वो भी सॉल्यूशंस बताए, जैसे टीयर या ट्रॉमा है या फिर टिश्यू अंदर रह गया है,
तो क्या करना है, जैसे 10.5 मैंने जो बोला था ना, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड 10.5, वो टिश्यू के लिए है। रिटेन प्लासेंटा अगर है या फिर कोई मेम्ब्रेन बचा है तो वो कैसे निकालना है उसके लिए। लेकिन आपने अगर रीजन भी बता दिया तो आपको मार्क मिल जाएगा 10.5 का। मतलब मैंने ये देखा है कि फॉक्सिक एसिड उस पे ज्यादा ये नहीं करते। आपने अटोनिक पीपीएच का अच्छे से बता दिया तो दे आर हैप्पी विद इट। ओके, सो सेकेंडरी पीपीएच का जस्ट देख लेते हैं। इसका ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं अपने ये ट्रेनिंग में या फिर आपके एग्जाम में भी, लेकिन किस वजह से ये होता है। एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब 24 घंटे, एक एक 24 घंटे से लेके 42 डेज तक क्यों हो सकता है पीपीएच। एक तो इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस में, एक तो प्लेसेंटल फ्रेगमेंट जो बचे हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मतलब 24 घंटे में नहीं हुआ तो वो इतना डेंजरस नहीं रहता, बट बाद में भी हो सकता है। जो जो अगेन वो डेंजरस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन केस, बट ये वाला ज्यादा डेंजरस। ठीक है, ठीक है। सो प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या करते हैं हम लोग पोस्ट पीपीएच हो ना हो इसलिए। ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंट का जो मतलब ब्लड लेवल है वो बढ़ाने के लिए हम लोग वैसे भी फीटस का डेवलपमेंट जब होते रहता है तब आईएफए टैबलेट देते हैं पेशेंट को। मतलब पेशेंट नहीं बोलते उनको, उनको आइडियली क्लाइंट बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये पेशेंट नहीं है। ये नॉर्मल नैसर्गिक प्रक्रिया है प्रेग्नेंट होना एंड डिलीवरी करना। देन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को साइड में करते हैं हम लोग। फिर बर्थ प्रिपेयर्डनेस रखते हैं, एंटीनेटल काउंसलिंग करते हैं। अगर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसका भी मतलब एंटीनेटल केयर में उसको कवर करते हैं। ठीक है, और एंटीनेटल एक्सरसाइजेस के बारे में भी हम लोग उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स पे इतना ये फोकस नहीं है, बट बेसिकली मैं सिर्फ रन थ्रू करूंगा इससे कि मतलब जो ड्यूरिंग लेबर जो हम लोग करते हैं प्रिवेंटिव पे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एंटी नेटल में करना जरूरी है। अभी यहाँ पे हम लोग पार्टोग्राफ यूज करते हैं। पार्टोग्राफ यूज करते टाइम अपने को समझ में आता है कि प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग लेबर है तो यहाँ पे ये है कि उसका टोन रेगुलर नहीं है, अटोनिक यूटरस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है पीपीएच का संभावना हो सकता है, इसलिए ये यहाँ पे हम लोग मार्क करके रखते हैं। फिर बर्थ कंपेनियन अलाउ करने के बाद क्या होता है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। तो मैंने जैसे बताया कि लास्ट टाइम की नेचुरली ऑक्सीटोसिन भी सीक्रेट होता है इसमें, तो पीपीएच के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अ, हम लोग उसको ये करना है कि उसको डीप ब्रीथ करने के लिए बोलना है जब भी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाए। ठीक है, फिर अननेसेसरी यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन अवॉइड करना है। ठीक है, और वाइटल्स रेगुलरली मॉनिटर करने हैं, और हीमोग्लोबिन तो वैसे भी एंटीपर्टम केयर में हम लोग मॉनिटर करते ही हैं। ठीक है, एपिजेटोमी जो है वो हर एक को नहीं देना है, अगर ज़रूरत है तो ही देना है। पेरिनियल सपोर्ट इंकरेज करना है, जैसे रिवीजन में हमने बताया ये किया। फंडल प्रेशर भी नहीं देना है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या करना है कि एएमटीएसएल जो है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया, सीसीटी कर लिया और मसाज दे दिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो अवॉइड होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएच अवॉइड करने के लिए, इसलिए इसको एक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवली उसको मैनेज करना है हम लोग का। और एग्जामिनेशन, प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन जो हम करते हैं कि कंप्लीट है कि नहीं, रूटीन एग्जामिनेशन वो भी कंडक्ट करना चाहिए हर एक केस में, ताकि हम लोग को पता चले अगर पीपीएच को होने की संभावना है कि अगर कुछ फीस बचा है तो हम लोग को समझ में आता है। तो ठीक है, फोर्थ स्टेज में ये है कि पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया
कि पहले 2 घंटे में 15-15 मिनट में देखना है ब्लीडिंग और यूटरस का टोन, और बाकी के जो आवर है उसमें बाकी के जो 6-6 आवर है उसमें हाफ एन आवरली देखना है। और जब तक वो आपके इसमें मतलब स्टे में है हॉस्पिटल में, उसमें भी आपको 2-2 घंटे में जाके हर बार एसेस करना है कि ब्लीडिंग कैसा है और यूटरस कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, एटलीस्ट टिल 1 डे 24 आवर तक। ठीक है, पीपीएच के लिए स्पेशली, बाकी तो एग्जामिनेशन करते ही है हम लोग। ठीक है, तो एक्टिव मैनेजमेंट कैसे किया है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये अगेन ये स्लाइड आया है इसीलिए कि ये एक्टिव मैनेजमेंट जो कर रहे हैं हम लोग बेसिकली पीपीएच अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिवली मैनेज क्यों करना है, क्योंकि पीपीएच हमको अवॉइड करना है। हमने ऑक्सीटोसिन भी उसी के लिए दिया है, हमने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन कोई पीस बचे ना इसलिए दिया है। और जो मसाज कर रहे हैं वो भी बाद में कॉन्ट्रैक्शन आए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद, और नॉर्मल हो जाए, ब्लीडिंग का खतरा कम हो जाए, इसलिए हम लोग एम 2 से करते हैं। ठीक है, सो प्लेसेंटा का जो आई थिंक ये कवर हुआ है ऑलरेडी AMTSL में, तो ये वापस नहीं लूंगा मैं। तो मैटरनल साइड, फीटल साइड और 2 आर्टरीज और एक वेन कैसे दिखती है ये दिखाया है इसमें। ठीक है, हाँ, अभी पीपीएच मैनेजमेंट किट में क्या रहना चाहिए। ठीक है, किट में क्या रहना चाहिए, वाइट बोर्ड कैनुला रहने चाहिए 16 या 18 नंबर के, 2 रहने चाहिए क्योंकि दोनों हाथों में लगाना है। वो कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, वो मैं आगे बताऊंगा। आईवी सेट रहना चाहिए, आईवी फ्लूइड रहना चाहिए, NS और RL। उसके बाद सिरिंजेस रहने चाहिए 10 ml, 5 ml, 2 ml। ये आप चेक कर लेना आपकी किट में है कि नहीं, शुक्रवार को फ्राइडे को हम लोग देखेंगे कि ये सारा आपके इसमें है कि नहीं। ठीक है, ब्लड एंड यूरिन कलेक्शन वायल रहने चाहिए, थर्सडे यूटेरेटोन, को सर, सॉरी थर्सडे सॉरी थर्सडे थर्सडे फ्राइडे ही आता है मेरे में, थर्सडे को देखेंगे। ओके, यूटेरेटोनिक है कि नहीं वो देखेंगे। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है वो फ्रिज में रखना है, वो किट में नहीं रखना है। अब मतलब इस यहाँ से ज्यादा मिसगाइड मत होना, तो वो फ्रिज में रखना है लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि है करके। ठीक है, अवेलेबल रहना चाहिए। फिर बाकी के जो इटरोटॉनिक है वो इसमें ही रखना है, आपने किट में ही रखना है। ठीक है, और आप अगेन कार्बोप्रोस भी फ्रिज में रखना है, टैबलेट मिजोप्रोस्टॉल और मेथाजिन जो है वो इसमें रखना है। सुचर मटेरियल रहना चाहिए, और ऑक्सीजन सोर्स जो है वो नजदीक कहीं पे रहना चाहिए। और बीपी एपरेटस और स्टेथोस्कोप भी आपके पास लेबर रूम में ही रहना चाहिए, ये सब असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर और क्या क्या रहना चाहिए इसमें, अल्कोहल स्पिरिट स्वैब रहने चाहिए, ड्राई कॉटन स्वैब रहने चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहना चाहिए, एडिसिव टेप रहना चाहिए, फोलिस कैथेटर रहना चाहिए, यूरो बैग रहना चाहिए, सिरिंजेस एंड डिस्टिल वाटर फॉर इन्फ्लेशन। उसके बाद स्टेराइल ग्लोव्स रहने चाहिए, एल्बो लेंथ वाले। ठीक है, ये क्यों रहने चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। और बाकी नॉर्मल सलाइन ग्लोव्स जो यहाँ तक आते हैं वो भी रहने चाहिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जब पीपीएच होने लगे, जैसे आपने एसेस किया कि आपका एक पैड 1 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में भर रहा है पूरा पेरीमीटर, या फिर आपने देखा कहीं से कि 500 ml ब्लड गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वो मेजर कैसे करेंगे, एक किडनी ट्रे जो होता है वो अगर पूरा भर रहा है तो वो 500 ml का रहता है। अगर आपका एक आपका एक पैड जो है वो पूरा 100 ml का रहता है। ठीक है, तो वो एक पैड अगर 5 मिनट में भर रहा है, आप दूसरा पैड लगा रहे हो, अगेन वो भर रहा है अगले 5 मिनट में, तो वो पीपीएच है। ठीक है, तो बेसिकली मेजरमेंट ऐसे लेना है कि आपका किडनी ट्रे में आप कलेक्ट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन बेसिकली हम लोग पैड ही लगाते हैं तो पैड से ही हमको समझ में आता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बेड पे भी स्पिल होता है, आपका जब ध्यान नहीं रहता, आपका जब ध्यान नहीं रहता तब बेड पे अगर स्पिल हुआ है तो वो कंसिडर करते हैं कि हम लोग 1000 लीटर है। ठीक है, 1000 ml है, 1 लीटर है, 1000 ml 1 लीटर। और अगर बेड्स पे स्पिल होके नीचे भी स्पिल हुआ है तो 1500 से लेके 2000 ml तक, मतलब 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक हो सकता है। ठीक है,
तो इतना अगर ब्लड लॉस हो रहा है, नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम क्या रहता है बॉडी में, 5 से 6 लीटर रहता है, ठीक है। तो उसमें से अगर 2 लीटर जाता है, और उस प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मतलब कम हो जाता है, मतलब अ, क्योंकि फीटस को भी लगता है ये, तो उसमें से 1.5 लीटर या 2 लीटर जा रहा है, तो पेशेंट शॉक में जाती है, और शॉक में जाने के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को इसका बहुत क्विकली मैनेजमेंट करना है। तो क्विकली मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, कि सबसे पहले आपको शाउट फॉर हेल्प करना है। शाउट फॉर हेल्प मतलब कि आपके हॉस्पिटल में बाकी स्टाफ नर्सेस है, बाकी डिपार्टमेंट में जो है, जो आपकी मदद कर सकते हो, ऐसे 4-5 लोगों को बुलाना है। आपका आपके पास अगर नर्सेस 2 ही है, 3 ही है, तो आपको जो क्लास 4 वर्कर है या फिर बाकी जो पैरामेडिक्स है उनको भी बुलाना है, ठीक है, आपकी मदद के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग लगने वाले हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि पेशेंट का ये कैसे है, वो सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि उसका ब्रीदिंग जो है उसका असेसमेंट करना है, कि वो जो आरआर है उसका वो बराबर है कि नहीं। उसके बाद आपको हेड लो पोजीशन देना है उसको, ठीक है। फिर आपको सबसे पहले आपने क्या किया, मैनेजमेंट एट हेड साइड। उसके बाद आप आओगे कि मतलब उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, एक जना वो ये हेड साइड मैनेज करेगा, एक एक जना आर्म साइड मैनेज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, मॉनिटर पल्स रेट देखोगे, और उसके बाद ब्लड प्रेशर देखोगे, ठीक है। बीपी पल्स तुरंत क्विकली चेक करके उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है, पहले प्रोसीजर करनी है कि एक हाथ में एक कैनुला लगाए, दूसरे हाथ में दूसरा कैनुला लगाए, दो दो आईवी लाइन सिक्योर करने हैं, 16 या 18 नंबर के कैनुला से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक इसमें तो प्लेन एनएस या आरएल लगाना है, जो 15 से 20 मिनट में जाना चाहिए, चाहे वो पेशेंट शॉक में है या नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपने पल्स रेट देखा और ब्लड प्रेशर देखा तो वो काफी मतलब शॉक में नहीं है अभी, लेकिन अगर उसको पीपीएच हो रहा है, उसको 1 लीटर वाला जो आईवी है एनएसआरएल का वो लगाना है, और 15 से 20 मिनट में वो जाना चाहिए अंदर, ऐसे स्पीड से आपको सेट करना है उसको, ठीक है। उसके बाद एक आरएल अपने लगाने के बाद क्या करोगे, इंजेक्शन ट्राइनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम स्लो आईवी दोगे, ठीक है। वो ये लगाने से पहले आप क्या करोगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे, और ग्रुपिंग के लिए और क्रॉस मैचिंग के लिए पहले भेज दोगे। क्यों, क्योंकि बाद में उसको अगर ब्लड लगे तो ये टाइम पे नहीं होगा, इसलिए आपको तुरंत ये चीजें करनी है, ठीक है। बाकी आपको लेग साइड पे क्या देखना है कि लेग साइड मैनेजमेंट एक तीसरा लोग करेगा, तो वहां पे देखना है कि पेरिनियम का कंडीशन कैसे है, मतलब जैसे वहां पे कोई टीयर वगैरह है क्या, ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना है कितने स्पीड से हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है तो उसको मतलब ये देख के रखना है, ठीक है। टीयर के लिए देखना है आपको, और टीयर अगर है तो या फिर किसी जगह पे ट्रोमा है तो देखना है आपको, और कैथेटराइजेशन का मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, शाउट फॉर हेल्प किया, आपने मैनेजमेंट ऑफ हेड किया, और आपने 2 आईवी लाइन सिक्योर कर लिए, और एक से आपने ब्लड निकाल लिया क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ट्राइनेक्सामिक एसिड एक से दिया, और एक से आपने आईवी लाइन से 1 लीटर का एनएस या आरएल लगाया, ठीक है। अभी आपने आपको क्या करना है, जो खाली है उसको कंटिन्यूअस यूटेराइन मसाज करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज करनी है। अभी जब आपने एक आईवी लाइन लगाया है, उसमें आपने एक मतलब प्लेन आईवी आरएल लगाया या फिर एनएस लगाया, एक दूसरी आईवी लगानी है 1 लीटर की, जिसमें आपको 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन डाल के
वो जो ड्रिप है वो चालू करनी है, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट जानी चाहिए। इस स्पीड पे आपको वो लगाना है 20 इंटरनेशनल यूनिट ये ऑक्सीटोसिन। ओके, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आपने ट्रेनेक्सा देखे भी, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, मतलब जो लेग साइड देख रहा है वो देखेगा कि ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग जो है वो कम कम हो रहा है या फिर स्टॉप हो गया है। अगर हो गया है तो ठीक है, बाकी के जो यूटेरोटॉनिक है वो आपको यूज नहीं करने हैं, क्योंकि आपने 20 इंटरनेशनल यूनिट वाला ये ऑक्सीटोसिन भी लगाया है आईवी ड्रॉप आईवी ड्रिप से। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो आपको मीजोप्रोस टेबलेट यूज करना है। ठीक है, या फिर इंजेक्शन कार्बोप्रॉस यूज करना है। तो मीजोप्रोस्टोल का 800 mcg जो है टैबलेट, वो आपको कहाँ पे रखना है, मिजोप्रोस्टॉल पर रेक्टम रखना है। ठीक है, क्योंकि आप पर वजाइनल रखोगे तो वो निकल के जाएगा ब्लीडिंग के साथ, इसलिए पर रेक्टम रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपका आपका अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको दो कॉम्प्रेशन टेक्निक है। ठीक है, आप जो बात नहीं कर रही है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दो कॉम्प्रेशन टेक्निक है, एक है बायमैन्युअल कॉम्प्रेशन और एक है एवोर्टिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो वो आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे है। और आप अगर बायमैन्युअल कॉम्प्रेशन या एवोर्टिक कॉम्प्रेशन करने के बाद भी ब्लीडिंग हो ही रहा है, मतलब थोड़ा कम हो गया लेकिन हो ही रहा है, तो आपको एक और टेक्निक है जिसको हम बलून टेम्पनेट बोलते हैं। ठीक है, उसका भी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे उसको ये करना है। और अगर इस सभी से कुछ नहीं हो रहा है तो आपको पेशेंट को फर्स्ट रेफरल यूनिट में भेजने के लिए तैयारी करना है, उसको रेफर करने के लिए उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इनिशियल मैनेजमेंट क्या क्या करना है, हेड साइड, लेग साइड और आर्म साइड में। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? ये थोड़ा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स है इसमें, लेकिन मैंने जो बोला वो समझ में आया सभी को, सगळ्यांना समझला? यस सर। सर समझ में आया। ये पीपीटी है ना, मैं भेज दूंगा, अ, तब आप डिटेल में और पढ़ लेना कि क्या है एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक। अभी अभी जो ड्रग्स मैंने बोले हैं वो कैसे देने हैं उसका एक टेबल है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ऑक्सीटोसिन जो लगाना है वो 20 इंटरनेशनल यूनिट 1000 RL या DNS में लगाना है। 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट जानी चाहिए, आईवी इंफ्यूजन है ये। और इसका कंटिन्यू डोज भी आप कर सकते हो, मतलब जैसे ये खत्म हो गया तो उसके बाद भी आप एक लगा सकते हो, बट 3 लीटर से ज्यादा या फिर 60 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा आपको एक दिन में नहीं लगाना। ठीक है, और ये आईवी बोलस देना नहीं है, जो भी ऑक्सीटोसिन आईवी बोलस नहीं देना है, ये ड्रिप में ही डालना है। ठीक है, अभी जो मेथार्जिन है वो कैसे, उसको कैसे देना है, ये IM में आईवी दे सकते हो, 0.2 mg है। ठीक है, आप रिपीट भी कर सकते हो इसको आफ्टर ईच 15 मिनट्स। ठीक है, और इफ रिक्वायर्ड आपको, मतलब आप 4 आवरली इसको IM/IV दे सकते हो, और टोटल सिर्फ 5 डोज दे सकते हो आप इसको। ठीक है, जब तक कि, मतलब अगर 5 डोज के बाद भी नहीं हो रहा है तो बाकी कुछ अल्टरनेटिव देखना है आपको। और यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके, कि हाई BP है या फिर प्रीक्लाम्सिया है, तो आपको आप नहीं दे सकते। ठीक है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का IM दे सकते हो आप 0.5 mg, और इसका कंटिन्यूड डोज आप 0.25 mg आप रिपीट कर सकते हो इच 15 मिनट्स। मैक्सिमम डोज 8 दे सकते हो आप अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मिजोप्रोस्टॉल के टैबलेट मैंने बताए 800 mcg रहते हैं, माइक्रोग्राम। एक्चुअली वो 600 के रहते हैं, लेकिन आपको अरेंज करना है 200 का एक और। जनरली मैंने देखा है, और इसका सिंगल डोज ही दे सकते हैं हम, पर रेक्टम रखना है या फिर सबलिंगुअल रखना है।
ठीक है, लेकिन पर रेक्टम ही रखना, इसको प्रेफर करना सबलिंगुअल से ज्यादा इफेक्टिव। ट्राइनेक्सामिक का मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि 1 ग्राम देना है स्लो आईवी। रिपीट कर सकते हैं 30 मिनट के बाद, लेकिन 2 डोज से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो अभी ये सब चीजें होने के बाद हम लोग मैंने 3 टेक्निक के बारे में बताया आपको। पहला तो बताया बायमैनुअल कंप्रेशन, दूसरा बताया अवॉर्टिक कंप्रेशन, तीसरा बताया आपको बलून टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बायमैनुअल कंप्रेशन कैसे करें। ठीक है, तो बायमैनुअल कंप्रेशन एक समझ जाइए कि सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हमको यूटेरस को दबा के रखना है ब्लीडिंग कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फोलिस कैथेटर डाल के एम्प्टी कराना है पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि लॉन्ग ग्लोव चाहिए थे। ठीक है, किट में बताया आपने, मैंने तो किस चीज के लिए बताया, इसी चीज के लिए बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉन्ग ग्लोव पहनना है। जो जो हैंड आपको वजाइना में इंसर्ट करना है, जो जो लेफ्टी है वो लॉन्ग वाला ग्लोव इसमें पहनेंगे, और जो राइटी है वो लॉन्ग वाला ग्लोव इसमें पहनेंगे, राइट। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, एक हाथ आप यूटरस के ऊपर रखोगे। ठीक है, ऊपर की बाजू पेट की तरफ, और एक जो लॉन्ग ग्लोव वाला हाथ है वो ऐसा मुट्ठी बना के आप, पहले मुट्ठी नहीं बनाओगे, पहले कोन बनाओगे, क्योंकि मुट्ठी बना के अगर डालोगे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, और जाएगा भी तो पेन होगा। पहले कोन शेप बनाओगे ऐसे, और फिर ऐसे डालोगे और अंदर जाके मुट्ठी बनाओगे, अंदर जाके मुट्ठी बनाओगे, और उसको एंटीरियर फॉर्निक्स को ऐसे दबाओगे। ठीक है, और दोनों हाथ से ऐसे यूटेरस को दबाओगे, मतलब एक ऊपर वाला हाथ और एक अंदर से, जितना दबा सकते हो उतना दबाओगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मतलब यूटर जो भी ब्लीडर्स रहेंगे, ब्लीडर्स वो स्क्वीज हो जाएंगे, मतलब दब जाएंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो ब्लीडर्स बाद में बंद ही हो जाए। ठीक है, ये जितनी देर करोगे आप, मतलब जितनी देर तक आपका मैकेनिकल प्रेशर लग रहा है तब तक आप ये करते रहो। ठीक है, और जब आपको लग रहा है कि आपका प्रेशर कम हो रहा है तो आप निकाल दो। ठीक है, किसी और को करने को बोलो, या फिर थोड़ा देर रुक जाओ, देखो, एसेस करो, और उसके बाद वापस परफॉर्म करो। ठीक है, ये अगर मेथड सक्सेसफुल है तो अवॉर्टिक कंप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर इससे आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग कम हो रहा है या फिर स्टॉप हो रहा है तो यही करते थे। ठीक है, और जब तक ये ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप नहीं हो जाता तब तक आप ये करते रहो। ठीक है, तो ग्लव्स भी है जो वो ज्यादा रखो आप, ज्यादा सेट रखो, मतलब लॉन्ग ग्लव्स भी, ताकि मतलब दूसरे को भी करना पड़े तो आपको वो मतलब अवेलेबल होता है। फिर एवोटिक कंप्रेशन दूसरा जो मेथड है, बायमैनुअल से नहीं हुआ तो फिर एवोटिक, या फिर कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली एवोटिक कंप्रेशन में एक्सपर्ट ही रहते हैं, मतलब एक्सपर्ट रहते हैं, तो उनका एक्सपर्टीज उसमें रहता है तो वो डायरेक्टली एवोटिक कंप्रेशन पे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बेसिकली हम लोग ने ऊपर का नल अगर बंद कर दिया तो नीचे पानी आएगा ही नहीं, ऊपर का कॉक बंद कर दिया तो वैसे वाला सिस्टम है ये। ठीक है, तो आपको मेन अवोटा जो है, जो बीच का यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन में, उसी पे प्रेशर डालना है ताकि नीचे ब्लड पास हो ही ना, और ब्लीडिंग जो है वो होगा ही नहीं उससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे प्लेसेंटा है। तो अम्बिलिकस जो है, अम्बिलिकस के थोड़ा थोड़ा जस्ट स्लाइड राइट साइड में एवोट एवोटा रहता है, मतलब हर एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ये स्ट्रक्चर रहता है। तो उस वहां पे एम्बिलिकस के जस्ट राइट साइड में आपको जो हैंड आपका, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया, जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट हैंड से ज्यादा प्रेशर लगेगा, जो राइटी है उसका राइट हैंड से ज्यादा प्रेशर लगेगा। यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर लगाना है तो आपको क्या करना है, पहले तो हाइट पे खड़े रहना है, क्योंकि हाइट पे खड़े रहोगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो हाइट पे खड़े रहना है, स्टूल लेना है, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, सॉरी राइट साइड में आ जाए, जो राइटी है वो लेफ्ट साइड में आ जाए। और जैसे भी आपको पॉसिबल है, किसी किसी को लेफ्ट साइड में जाके राइटी को अच्छा लगेगा, मतलब प्रेशर अच्छा लगेगा उसको, वो कॉन्फिडेंट है तो वैसे।
अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे स्टूल लेना है, स्टूल पे खड़ा रहना है और आपको अवोटा पे ऐसे प्रेशर देना है। ठीक है, अवोटा पे प्रेशर देने के बाद आपको क्या करोगे, आपने ऊपर का कॉक बंद किया है कि नहीं अच्छे से, वो करने के लिए आप क्या देखोगे कि नीचे का नल चालू हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, फीमोरल पल्स जो है, फीमोरल आर्टरी जो है, वहां से ब्लड पास हो रहा है कि नहीं। अगर पास हो रहा होगा तो वहां पे पल्सेशन आएंगे, राइट। तो आपको फीमोरल पल्स फील करना है। फीमोरल पल्स अगर फील नहीं हो रहा है आपका, तो आपने बहुत सही काम किया है, आपने अच्छे से प्रेशर दिया है, आपका जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो गया है। ठीक है, ब्लड सप्लाई बंद हो गया मतलब फीमोरल पल्स नहीं। फीमोरल पल्सेशन अगर है तो आपने जो प्रेशर दिया है वो कुछ काम का नहीं है, आपने गलत जगह पे प्रेशर दिया है, या फिर आवर्ता अच्छे से दब भी नहीं पा रहा है उसको। ठीक है, तो फिमोरल अगर पल्सेशन बार बार ट्राई करके भी आ रहा है तो ये मेथड छोड़ दो और तीसरे मेथड पे मूव करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया है पीपीटी में पढ़ोगे, पाल्पेट फिमोरल पल्स टू चेक एडेक्वेसी ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, तो अगर है पल्स पाल्पेबल तो आपका इनएडेक्वेट है, पल्स अगर पाल्पेबल नहीं है तो आपका प्रेशर अच्छे से है। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर भी आपका बराबर नहीं जाता है, मतलब आपने अवोर्टा बराबर पकड़ा है लेकिन प्रेशर नहीं ज्यादा ये हो रहा है, तो किसी दूसरे को बोलो कि आप प्रेशर पकड़ो। ठीक है, और फिर तीसरा चीज है कॉन्डोम टेम्पो। ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन हम फ्राइडे ही आता है मेरे, थर्सडे के इसमें देखेंगे कैसे करना है, वो मॉडल पे देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लेक्चर मतलब पीपीटी के थ्रू रन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग अ, अ, जो कंडोम टेम्पोनेट है वो कैसे बनाना है, ये भी आई थिंक मतलब हम लोग जब प्रेजेंट जब करके दिखाएंगे ना आपको, तभी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये पार्ट है ना हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग थर्सडे को ही देखेंगे कंडोम टेम्पोनेट कैसे बनाना है और उसका मतलब कैसे डाल के और कैसे निकालना है और उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, सिर्फ आप मतलब जो सामान है वो रेडी रखना। हम लोग ये चाहेंगे कि जब हम कंडोम टेम्पोनेट बनाएंगे तब एक एक हॉस्पिटल आप खुद भी वहां पे बना के देखें हमारे साथ, जब हम थर्सडे को लेक्चर करेंगे। ठीक है, एवरीवन इज ओके, या कोई चाह रहा है कि मैं बता दूं क्विकली? ठीक है, तो Okay, sir. ठीक है, तो ये सब इसका इंसर्शन वगैरह कैसे करना है वो बताया है। ये भी हम लोग उस टाइम पे करके करके दिखाएंगे और उस टाइम पे ही ये करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो मैंने जैसे बताया कि अ, उसका मॉनिटर क्या क्या करना है, तो आपको बीपी देखना है, पल्स रेट देखते रहना है, आरआर देखना है, एसपीओटी देखते रहना है। ठीक है, और यूरिन आउटपुट जो है वो भी देखते रहना है आपको। ठीक है, और बाकी जो बाकी जो कंडीशंस है जैसे कोएगुलोपैथी या फिर ये सारी चीजें जो है, इसके बारे में आपको अगर समझ में आता है तब भी उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आपको समझ में, मतलब आप वो क्लियर रहना चाहिए कि जब अगर बीटी सीटी काउंट अब है तो आपको ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है पेशेंट को, तो वैसे आपको काउंसलिंग भी करना है इनका पेशेंट का या फिर रिलेटिव्स का। ठीक है, पेन स्कोर देखना है आपको, फ्लूइड बैलेंस अच्छे से मेंटेन करना है। और फिर हम चलते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि अटोनिक पीपीएच पे ज्यादा फोकस किया था यहाँ पे। ठीक है, यूटेरोटोनिक्स दिए, उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्रेशन किया, फिर बलून टेम्पोनेट भी बनाया, और हम लोगों ने कुछ ब्लड ब्लीडिंग रोकने के लिए दवाई भी दी उसको। ठीक है, अभी देखते हैं कि कॉज स्पेसिफिक, मतलब जैसे अगर टोन टोन वाला साइड में रखे, 80 to 90% केसेस तो टोन के ही रहते हैं और टोनिक पीपीएच के रहते हैं, लेकिन बाकी के जो कॉजेस है उसका अगर है आपके आप दिखता है आपको, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि टीयर अगर है, ठीक है, तो टीयर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड यूटेरस विद पीपीएच। ठीक है, सो अब सबसे पहले आपको देखना है सर्विक्स, पेरिनियम और वजाइना कहाँ कहीं पे टीयर या फिर लैसरेशन है क्या। ठीक है,
तो अगर फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस डिग्री पेरिनियल टियर है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, तो वहां पे आपको सिर्फ पेरिनियल पैड से प्रेशर दे के रखना है, ठीक है। और बाकी के जो बाकी के जो टीयर है, जैसे पेरिनियल टीयर ज्यादा डिग्री में है, तो उसमें उसमें आपको जो है वो स्टिचेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो उससे उससे मैनेजमेंट आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे वापस आपको AMTSL का मेंशन किया है कि इफ प्लेसेंटा इज नॉट आउट विथ CCT ड्यूरिंग AMTSL फॉर 30 मिनट्स, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि रिटेन प्लेसेंटा वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो रिटेन प्लेसेंटा मतलब ये 30 मिनट्स, आइडियली 30 मिनट्स में प्लेसेंटा बाहर आना चाहिए, ठीक है। बट CCT करने के बाद भी, आप कंट्रोल फॉर ट्रैक्शन करने के बाद भी 30 मिनट तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है, तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सो उसमें भी आपको ये है कि अगर आपने पहले ऑक्सीटोसिन नहीं दिया है, तो आपको तब उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन देना है जब भी आपको समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम चीज फॉलो करना है कि 20 इंटरनेशनल यूनिट रिंगर लैक्टेट में डाल के 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट पे उसको ये करना है, IV सिक्योर करके अ, जो मतलब ब्लड डोनर है वो भी अरेंज करना है, और अ, उसको या तो इसमें FRU में ट्रांसफर करने का ये करना है, या तो आप यहाँ वहाँ पे जो आपके OB-GYN है वो अगर MRP करते हैं, जिसको हम MRP मतलब मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, वो अगर करते हैं, वो एक्सपर्ट है उसमें, तो वो वहाँ पे परफॉर्म करना है। और उसके बाद जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो उसको ये देने हैं बिफोर, अगर रेफर नहीं कर रहे तो भी, और रेफर कर रहे हैं तो भी, ठीक है। अभी PPH में की मैसेजेस ये है कि सबसे पहले तो ये है कि PPH की वजह से ज्यादा मैटरनल डेथ होती है। हमने सबसे पहले लेक्चर में ये देखा था कि हमको IMR MMR कम करना है, मैटरनल डेथ कम करनी है, इसलिए ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉक्सी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉज सबसे ज्यादा ये है PPH से होता है। तो PPH आपको अच्छे से मैनेज किया तो आपके मैटरनल डेथ से एटलीस्ट आपके हॉस्पिटल का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप AMTSL अच्छे से करते हो तो 70% चांसेस कम हो जाते हैं PPH के, ठीक है। जो मैंने पहले रिवीजन लिया था, जो ज्योत्सना मैम ने आपको लास्ट वीक पढ़ाया था AMTS, ठीक है। सो PPH का जो डेथ है वो विदिन 2 आवर हो सकता है, इसीलिए बहुत क्विक रहना बहुत जरूरी है। टाइमली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट और रेफरल जो भी अ, मतलब वो कम टाइम में हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए आपको अलग, ठीक है। अगर शॉक में गई है पेशेंट तो आपको पहले शॉक मैनेज करना है, अ, और उसके बाद PPH का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। शॉक में अगर गई है तो शॉक का पहले मैनेजमेंट करना, उसके बाद मेजर कॉज जो है मैंने ऑलरेडी बताया 80 to 90% अटोनिक PPH की वजह से रहता है, जो AMTSL से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा एक फैक्टर इसमें ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी जल्दी अगर स्टार्ट करेंगे तब भी ये होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है अंदर ही, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाने के बाद अंदर से। उसके बाद एंटीनेटल एक्सरसाइज अगर आपने उसको सजेस्ट किया था तो भी इसमें यहाँ पे फायदा होता है कि उसका रिस्क कम हो जाता है। हाँ, ये तो फैमिली प्लानिंग वाला हम लोग पोस्टमार्टम पैकेज में देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने PPH कवर कर लिया है। किसी को कुछ डाउट है PPH में? कोणाला काय डाऊट आहे PPH? मला माहिती आहे तुम्हाला सगळे ड्रग लक्षात नसतील राहिले आता, किंवा सगळ्या प्रोसिजर पण लक्षात नसतील राहिल्या, पण तुम्हाला एक इम्पॉर्टन्स किंवा त्याच्या स्टेप्स किंवा लाईन ऑफ ट्रीटमेंट कळालं ना, समजलं ना? ते तुम्हाला पण परत एकदा रिवाइज करायची गरज आहे। फक्त मला आता हे सांगा की तुम्हाला कुठल्या पार्ट मध्ये काही क्वेरी आहे का, की
हे का ते का किंवा हे समजलं मी ते समजलं मी, ही स्टेप समजली मी. So Pitocin, is there any specific fluid in which we should add, or we can add this Pitocin in any fluid? सॉरी. The Pitocin which we are adding in IV fluid, is there any specific fluid like we should add in RL only, or it can be added in any fluid, RL or NS or 5% dextrose? Yeah, so here Foxy is suggesting that in PPH you should add it in either in RL, either in NS or in DNS. Not in RL. RL also, RL, Ah. NS and DNS. And DNS. Okay, okay. Yes. Okay, so no more question. कोणाला काही विचारायचे? रीता, आशीर्वाद हॉस्पिटल, I can say raise hand again. Hand raise. आपको कुछ पूछना है? नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं. ठीक है, तो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना 15वां स्टँडर्ड आहे. 15वां स्टँडर्ड आहे. याचं पूर्ण नाव आहे प्रोव्हायडर एन्शोर्स ॲडेक्युएट पोस्टपार्टम केअर पॅकेज इज ऑफर्ड टू द मदर अँड बेबी ॲट डिस्चार्ज. ओके, सो बेसिकली पोस्टपार्टम केअर मध्ये आपल्याला काय काय बघितलं पाहिजे. जी पण डिलिव्हरी जी झाली आहे ते मदरला काय काय सल्ले दिले पाहिजेत आणि काय काय केअर घेतली पाहिजे, डेंजर सायन्स काय काय असतात याबद्दल काउन्सिलिंग केलं पाहिजे. हे सगळं पोस्टपार्टम केअर पॅकेज मध्ये येतं. फॅमिली प्लॅनिंगचे मेथड्स काय काय आहेत, त्याच्यानंतर स्पेसिंगची गरज काय आहे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन काय असतं आणि पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपल्याला रिलीव्ह करण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे, हे सगळं पोस्टपार्टम केअर मध्ये, पोस्टपार्टम केअर पॅकेज मध्ये येतं. ठीक आहे, सो बेसिकली अगेन आपण फॉक्सीचा क्वेश्चन पेपर बघूया पहिले आणि मग पुढे जाऊया. ठीक आहे, सो फॉक्सीचा क्वेश्चन पेपर मध्ये पहिला सब स्टँडर्ड आहे कंडक्ट प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मदर अँड बेबी न्यूबॉर्न ड्यूरिंग पोस्टपार्टम विजिट. ठीक है, सो जो भी न्यूबॉर्न का एग्जामिनेशन है या मदर का एग्जामिनेशन है वो आप अगर प्रॉपरली कर रहे हो तो आपको ये सब स्टैंडर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद मैटरनल एंड न्यूनेटल सेप्सिस जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए और उस पे हम लोग क्या क्या मतलब सेप्सिस अवॉइड करने के लिए क्या क्या रेजिम रहता है या फिर सेप्सिस होने के बाद क्या क्या मैनेजमेंट रहता है, ये आपको बेसिकली पता रहना चाहिए. ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या रहता है और उसको उसमें इमोशनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है ये आपको पता रहना चाहिए. तो आपको यहाँ पे ये स्टैंडर्ड भी कवर हो जाएगा. फिर आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इम्पोर्टेंस उसको समझाने, उसको काउंसलिंग करनी है, वहाँ पे भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा. फिर डेंजर साइंस जो है पोस्टपार्टम में, डेंजर साइंस मतलब आपके पास एडमिट है पेशेंट या फिर घर पे जाने के बाद भी अगर उसको डेंजर साइंस समझ में आते हैं तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करना है, आपको इंटीमेट करना है. तो सबसे पहले आपको पता रहनी चाहिए कि डेंजर साइंस क्या क्या रहते हैं. ठीक है, तो ये भी काउंसलिंग आपको करनी है. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पोस्टपार्टम पीरियड मतलब क्या है. पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो आफ्टर बर्थ अप टू 42 डेज. ठीक है, मतलब 42 दिन तक, डिलीवरी के बाद 42 दिन तक जो पीरियड रहता है उसको पोस्टपार्टम पीरियड हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टपार्टम केयर में हमको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले पीपीएच स्टैंडर्ड में भी बताया आपको कि हर एक 15 मिनट पहले 2 आवर्स के लिए हर एक 15 मिनट में आपको मदर का एग्जामिनेशन करना है, उसके साथ बेबी का एग्जामिनेशन भी करना है. और जो 2 आवर्स रहते हैं वो 4 स्टेज रहता है. आपको अगर याद होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रहता है ट्रू लेबर पेन से फुल्ली डायलेटेशन तक. फिर सेकेंड स्टेज रहता है बेबी का डिलीवरी, थर्ड स्टेज रहता है प्लेसेंटा का डिलीवरी और फोर्थ स्टेज रहता है डिलीवरी के बाद 2 आवर्स. ठीक है, तो
आपको हर एक 15 मिनट में सारे वाइटल्स देखने, वो वाइटल्स क्या क्या है वो ये यहाँ पे पेपर में भी दिए गए हैं, लेकिन हम लोग आगे भी उसको देखेंगे। ठीक है, तो वाइटल्स मदर में क्या क्या देखोगे आप? ब्लड प्रेशर देखोगे पहले 2 घंटे तक हर एक 15 मिनट में, और बाकी के अगले 6 घंटे हर एक आधे घंटे में, हर आधे घंटे में, और उसके बाद का जो पीरियड है हर 2 घंटे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर देखोगे, फिर टेम्परेचर देखोगे, पल्स देखोगे, ब्लीडिंग देखोगे, ब्लीडिंग पर वजाइनल ब्लीडिंग कितना हो रहा है, यूटेराइन टोन देखोगे, और पैलर भी देखोगे। ठीक है, एनेमिक है कि नहीं, ब्लड कितना कम हुआ है, ये चीज के लिए। अभी एडिशनल थिंग क्या क्या देखने हैं आपको, जो फिजिकली एग्जामिन करने हैं आपको, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो है बबल HE। ठीक है, बबल में B है ब्रेस्ट, ठीक है, फिर U है यूट्रस, B है ब्लैडर, सेकंड B है बॉवेल, ठीक है, L है लोकिया, E है एपिजेटोमी या पेरिनियम, H है होमन साइंस, एंड E है इमोशनल स्टेटस। ठीक है, तो ये मदर में है, और ठीक है, सो बेबी का शायद वो अलग से ही दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें देखनी है। ब्रेस्ट किस चीज के लिए देखना है, एम्बॉजमेंट मेस्टाइटिस के लिए देखना है, यूटेरस फंडल हाइट और टोन के लिए देखना है, ब्लैडर देखना है कि जो वॉइडिंग है या नहीं है, या फिर उसको जो एनकरेज करना है हम लोगों को कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहले यूरिनेशन के लिए, मतलब पहले युरिनेशन करून घे, त्याच्यानंतर बॉवेल स्टूल, बॉवेल एक्झामिनेशन स्टूल पास होते की नाही, त्यानंतर स्पेशली त्या केसेसमध्ये ज्यामध्ये आपण एपिझोटॉमी घेतलेली आहे, लोकिया जो आहे त्याचा कलर कसा आहे, त्याच्यानंतर ऑर्डर अमाऊंट हे सगळं, त्यानंतर पेशंटचं इमोशनल स्टेटस आहे, एपिझोटॉमी जर घेतली असेल तर एपिझोटॉमीचे स्टिचेस, त्याच्यानंतर अगर एपिझोटॉमी नाही घेतलेली आहे तर पेरिनियमची कंडिशन कशी आहे। ठीक है, सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक स्पेशल स्लाइड है यहाँ पे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का स्पेशल स्लाइड इसलिए भी दिया गया है क्योंकि वो एक सेपरेट क्वेश्चन भी है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन किस चीज की वजह से होता है, बेसिकली बहुत सारे हॉर्मोन्स, हार्मोनल जो उतार चढ़ाव रहता है डिलीवरी के टाइम या फिर डिलीवरी के बाद, इसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, और ये डिलीवरी से लेके 3 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट को आपको इमोशनल सपोर्ट देना है हर बार आप वार्ड में जाओगे, ताकि वो इसमें डिप्रेशन में जाए ना, और उससे कनेक्टेड रहना है, उससे अच्छा रेपो बनाना है, ताकि वो सिक्योर फील करे, होमली फील करे। ठीक है, उसका अगर हिस्ट्री है पहले का पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, आपको किसी भी एंगल से समझ में आए, बहुत सारे पेशेंट एडमिट नहीं करते हैं कि उनको है, बट आपको समझ में आता है पेशेंट की तरफ देख के कि इसको हो सकता है। अगर वो वल्नरेबल है तो उसको ज्यादा अटेंशन दे दो। ठीक है, और अगर कोई अगर गई, आपको समझ में आए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में गई है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास तुरंत रेफर करना है। आपके पास अगर आपका हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी, आपके पास साइकेट्रिक अवेलेबल है, तो आपको उनको बुलाना है, या तो वार्ड में, या फिर आपको इनको पेशेंट को उनके OPD में भेज सकते हैं। ठीक है, बाहर भी आप रेफर कर सकते हो अगर मतलब सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो। ठीक है, बहुत बहुत टाइम पे ये भी रहता है कि डिप्रेशन इस चीज की वजह से भी आता है, जेंडर जेंडर स्पेसिफिक कुछ रहता है कि उनको कुछ मतलब उसको लड़की चाहिए थी, लड़का हो गया, या फिर लड़की चाहिए लड़का चाहिए, लड़की हो गई, या फिर फैमिली का कुछ अलग प्रेशर रहता है, अ, पति को चाहिए रहता है लड़का, लड़की हुई, ये बहुत सारी चीजें रहती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में चल सकती है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा सकती है, तो उनको
एटलीस्ट हम अपनी तरफ से क्या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि एक ये था कि सेप्सिस के बारे में बात किया था। तो मदर को पर्परल सेप्सिस हो सकता है, उसको पर्परल सेप्सिस को आ, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें है कि फॉल्स स्मेलिंग रहता है, वजाइनल डिस्चार्ज जो बाद में आता है, और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर ही रहता है, और लोअर अब्डोमिनल पेन रहता है। ठीक है, तो इसमें है ना मैटरनल सेप्सिस का अगर आपको लग रहा है तो उसमें भी आपको यही करना है कि ये सारी ये सारे जो बिफोर तो है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते आप कि आपने अगर किया है नहीं किया है, लेकिन ये करना है बिफोर। लेकिन अभी आफ्टर क्या करना है? ठीक है, बिफोर तो बताया कि इमोशनल सपोर्ट देना है, पार्टोग्राफ प्लॉट करना है, वजाइनल एग्जामिनेशन, 6 क्लींस, ये सब, लेकिन ये सब हो गया। आफ्टर क्या करना है कि आपका पेरिनियम का जो हाइजीन है आ, वो अच्छे से रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन ये हो सकता, मतलब इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, इसलिए क्लीनलीनेस रखना है, और सैनिटरी पैड का यूज करना है वहाँ पे। और स्टार्टिंग में जैसे बोला वैसे हम प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, तो वो भी एंटीबायोटिक, बहुत सारे हॉस्पिटल का ये रेजिम रहता है कि एंटीबायोटिक देते ही है, और एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है, हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डिलीवरी के बाद हर एक पेशेंट, हर एक मदर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही नर्सेस को यही केयर लेनी है, और आपको इसके बारे में पूछा तो आपको सिर्फ यही बताना है कि सेप्सिस हुआ है, मतलब फॉल्स स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, और 100 के ऊपर फीवर। ठीक है, और मेजर्स क्या क्या लेने हैं? पेरिनियम हाइजीन आपको मेंटेन करना है, पैड का यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैटरनल का सब कवर हो गया, अभी हम लोग चलते हैं बेबी की तरफ। तो बेबी बेबी जब आपके पास वार्ड में है, और अ, जब तक मतलब जब तक उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, तब तक हम लोग उसका क्या केयर करेंगे, और डिस्चार्ज के वक्त उसको क्या क्या बताएंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के वक्त आपको क्या देखोगे? बेबी का क्राई कैसे देखो, बेबी क्राई कर रहे हैं फोटो में भी। फिर बेबी का टेम्परेचर देखोगे, और बेबी का रेस्पिरेशन देखोगे। उसके बाद सकिंग रिप्लेस देखोगे, स्किन स्किन का कलर देखोगे, अगर ब्लूइश हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, साइनोसिस अगर है तो। ठीक है, उसके बाद उसके जो हॉट स्टम्प है उस पे इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये देखोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे? आईज में स्क्विंट तो नहीं है, क्लब फुट तो नहीं है, या फिर आ, जो क्लेफ्ट पैलेट है वो तो नहीं है, या फिर स्पाइना बिफिडा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पैदा होते वक्त भी देखते हैं ईएनबीसी में, लेकिन अगर वो मिस हो गया उस टाइम पे, तो आपको वार्ड में जब आप रेगुलरली विजिट करते हो, या फिर 2 आवर जो रखा है पोस्ट स्टेज में, तब भी आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं, अगेन वही टिप्स दिए गए हैं कि प्री में क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे टिप्स मैंने ऑलरेडी बता दिए आपको। हैंड हाइजीन में आपको फोटोग्राफ का यूज है, फिर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक है, 6 क्लींस है, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन नियोनेटल सेप्सिस में सेप्सिस अगर होता है तो आपको बेसिकली नियोनेट्स में कब एंटीबायोटिक यूज करने हैं, तो नियोनेटल सेप्सिस के साइन अगर आपको दिखते हैं, तभी नियोनेटल सेप्सिस, मतलब आपकी हॉट स्टम्प पे आपको अगर इन्फेक्शन लग रहा है, किसी जगह पे इन्फेक्शन लग रहा है विद इन 72 आवर्स, या फिर आफ्टर 72 आवर्स, तो आपको एंटीबायोटिक का यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन इतना डिटेल में ऐसे सब पूछते नहीं है, और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसमें आ, ये सारा बताने की भी जरूरत नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आ, यहाँ पे हम लोग मैट इसमें वार्ड में जब पेशेंट रहता है तब क्या क्या करना चाहिए वो
ये वो बताएंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले तो वार्मथ मेंटेन करनी है। बहुत सारे हॉस्पिटल में कंगारू मदर केयर परफॉर्म करते हैं, जो कि नॉर्मल बेबीज में भी हम कर सकते हैं, लेकिन लो बर्थ वेट में रिकमेंडेड है ये। नॉर्मल में भी किया किया तो बेस्ट है वो बच्चे के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो जिन्होंने मान्यता ट्रेनिंग किया है वो कंगारू मदर केयर हर एक पेशेंट में दें। ठीक है। इंट्रावेनस लाइन, ये जब आपको ये लगाना है एंटीबायोटिक। विटामिन के अकॉर्डिंग टू वेट हमने पहले ही बता दिया है। फिर ब्रीदिंग अगर इनएडिक्वेट है तो वेंटिलेशन के लिए सपोर्ट देना है उसको। अ, अगर बर्थ स्टिक गया तो फिजिकल स्टिमुलेशन, जो बैक रब बोल के बताया था मैंने इसमें। और इंटर हाँ, ये अवॉइड इंटरनल फीडिंग है। उसके बाद अभी आते हैं कि काउंसिल पे। ठीक है। काउंसलिंग में हम लोगों को क्या क्या करना है, जब पेशेंट को आप मतलब वार्ड में भी विजिट करोगे या फिर डिस्चार्ज के टाइम पे भी उसको डाइट के बारे में बताना है। ठीक है। प्रोटीन, आपका जो भी प्रोटोकॉल होगा वो आप सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, आप उसको डिस्चार्ज के वक्त भी बताइए कि कितना प्रोटीन जाना चाहिए, क्या कितने कार्बोहाइड्रेट जाने चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं उस पे आपको उसको काउंसिल करना है। उसके बाद आपको हाइजीन, मतलब इन्फेक्शन हो ना इसलिए क्या क्या हाइजीन, मतलब जैसे पेरिनियम केयर कैसे करना है, पेरिनियम केयर, ब्रेस्ट का क्लीनिंग कैसे रखना है ताकि बेबी को इन्फेक्शन हो ना, या बेबी का जो हाइजीन है वो कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें हैं। फिर ब्रेस्ट मिल्क और कोलेस्ट्रॉल का इम्पोर्टन्स क्या क्या है ये समजाना है उनको। जो पहला वाला जो आपण मराठीमध्ये चिकाचे दूध म्हणतो, त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्याच्याने इम्युनिटी स्ट्रॉंग होऊन जाते बाळाची, हे सगळं त्यांना समजवायचं है। देन डेंजर साइंस के बारे में बताना है। डेंजर साइंस क्या है वो अगले स्लाइड में देखेंगे हम। फिर मेडिकेशन के बारे में बताना है। एडिक्वेट एडिक्वेट रेस्ट पे आपको क्यों लेना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज फॉलोअप, और फिर कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। और इम्यूनाइजेशन, बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में भी आपको उसको समझाना है। अभी यहाँ पे जो डाइट है वो हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग वो लोग बताते हैं, बट ये रिकमेंडेड कुछ फूड है इसमें। अ, जैसे वैरायटी उसको मतलब ये बोले कि वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड खाए, जैसे मीट है, फिश है, ऑयल है, नट्स है, सीड है, सीरियल्स है, बीन्स, वेजिटेबल। फिर लीफी वेजिटेबल ले, आयरन मिलेगा उससे। जैगरी खाए, मीट, पोल्ट्री एंड फिश खाए। उसके बाद कैल्शियम रिच फूड के लिए मिल्क, बटर मिल्क, योगर्ट, चीज, ये सारे, स्वीट पोटैटोज और ग्रीन बीन्स खाएं। ठीक है। फिर उसके साथ सप्लीमेंटेशन में आपको क्या क्या बोलना है उसको, कि जैसे कि एएनसी में हम लोगों ने आयरन और फॉलिक एसिड लिया था, वैसे ही उसको आयरन फॉलिक एसिड डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स तक रखना है। कैल्शियम भी सेम रेजिम रखना है 3 महीने तक। 6 मंथ्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स तक भी रखा तो भी इट्स फाइन। ठीक है। कैल्शियम एंड आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। ठीक है। तो मतलब अ, जैसे कि एक गोली, अगर वो आयरन की गोली सुबह खा रही है तो कैल्शियम शाम को खाए, या फिर सुबह शाम में से, मतलब एक साथ नहीं लेना। ठीक है। फिर ये हाइजीन के बारे में बताया है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बेबी का वॉश कैसे करना है, मदर का वॉश कैसे करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पेरिनियम हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कॉर्ड का केयर कैसे लेना है, बच्चे का क्लीनिंग कैसे करना है। ठीक है। तो ये डिटेल में आप पढ़ लेना कि मैं जब पीपीटी भेजूंगा इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फिर मैंने बताया एक चीज, डेंजर साइंस, और इसमें एक क्वेश्चन भी है पॉक्सी के एग्जाम में कि डेंजर साइन क्या क्या है। तो डेंजर साइन अभी जब हम लोग मदर आई थी डिलीवरी के लिए, तब मदर में ही थे, मदर के डेंजर साइंस हमने समझाए थे वो लेबर रूम में उसको। बट अभी बेबी भी है तो दोनों का डेंजर साइंस क्या क्या रहेगा वो ये है। आपको उसको आपको भी पता रहना चाहिए और उसको भी आपको समझाना है, वार्ड में जब रहेगी तब भी और डिस्चार्ज के टाइम। तो अगर मदर को फीवर आए तो ये एक डेंजर साइन है, तुरंत आपको इन्फॉर्म करना चाहिए उसमें। अगर फॉल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है तो भी डेंजर साइन है, आपको वो इन्फॉर्म करे। अगर उसको फिक्स आ रहे हैं तो भी डेंजर साइन है, वो आपको इन्फॉर्म करे। सीवियर हेडेक है तो भी ये डेंजर साइन है। ब्लीडिंग हो रहा है तो भी ये डेंजर साइन।
ठीक है। फिर बेबी में क्या है, बेबी में फीवर आ गया, या फिर बेबी वॉमिट कर रहा है, या फिर डायरिया लगा है उसको, तो ये भी बेबी के लिए डेंजर साइंस है। अगर ये इसी में इसमें से कुछ भी उसको घर जाने के बाद भी नोटिस करती है वो, तो आपको वो तुरंत दो। ठीक है। अभी कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको समझाना है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी रिकमेंड करता है कि हम दो, हमारे दो, या फिर जो भी है, हाँ, मतलब दो से ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी, और अदरवाइज भी उनका मतलब जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें, क्योंकि अभी महंगाई बढ़ गई है, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें एजुकेशन पे, इसके लिए तो आपको उनको काउंसलिंग करनी है, जैसे आपका वे है कि एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज बेबी के एडवांटेज क्या क्या है इसमें, और कंट्री के एडवांटेज क्या क्या है। कंट्री का तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे। बेबी का ये है कि उनको दो ही रहेंगे तो अटेंशन मिल पाएगा, ज्यादा ज्यादा रहेंगे तो किसको अटेंशन देगी वो, किसका केयर अच्छे से केयर नहीं हो पाएगा। मदर को भी मतलब ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा अगर कम बच्चे रहेंगे तो। फिर आ, उसको इसके बारे में भी समझाना है कि उसका मतलब वो वापस कब प्रेग्नेंट रह सकती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें तो लैक्टेशनल अमेनोरिया रहता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि पहले ज्यादा चलता नहीं, मतलब वो प्रूवन मेथड नहीं है, तीसरे महीने में उसने अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो शी कैन गेट प्रेग्नेंट। तो वो ये एलए के बारे में भी समझाना है, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है कि वो समझे कि 6 महीने तक मेरे मुझे कुछ नहीं होगा ये वो, तो वो चीजें भी इसको समझानी है। ठीक है। हाँ, तो ये यही दिया है सर कि कैसे मतलब कैसे होता है। ठीक है। तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक्सक्लूसिव है तो वैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और 6 मंथ्स तक एले रहता है, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी करते हैं तो फिर वो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने एलए के लैक्टेशनल एमोनरी के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, मेथड्स आपको सिर्फ पता रहने चाहिए बेसिकली उनको काउंसलिंग करने के लिए। उनको अगर डिटेल में इसके बारे में बात करना है तो आपके डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, या फिर आप मतलब गवर्नमेंट में भी रेफर कर सकते हो उसको, क्योंकि बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ज्यादा फोकस रहता है इन चीजों पे, फैमिली प्लानिंग और ये सारी चीजों पे। तो इसमें पीपीआई, आईयूसीडी है, ट्यूबेक्टोमी है, वैसेक्टोमी है, एलएम मैंने बताया ऑलरेडी आपको, लैक्टेशनल अमेनोरिया। उसके बाद है ये इमीडिएट में आते हैं पीपीआई-आईसीडी या फिर वैसेक्टोमी या फिर वैसेक्टोमी। 6 वीक्स के बाद डीएमपी इंजेक्शन है, आईयूसीडी है, इम्प्लांट्स है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन है, स्पर्मिसाइड्स है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो कॉन्डोम यूज करते हैं वो, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं। फिर स्टरलाइजेशन डायरेक्टली ऑपरेशन ही करा के देते हैं हम लोग, वो या तो लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, या तो ट्यूब भी निकाल देते हैं। ठीक है। तो हाँ, ये सारे डिटेल में दिए गए हैं, आप डिटेल में पढ़िए। मैं थर्सडे को पूछूंगा इसको, इस जो भी है। ओसी पिल्स है, ठीक है। ओसी पिल्स कैसे लेने हैं ये भी आप मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये स्लाइड्स में आप एक बार पढ़ लेना, मुझे थर्सडे को बताना, ठीक है। क्योंकि हम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम लोग इस टॉपिक बड़ा था इसलिए हम लोग थोड़ा आगे चले। ठीक है। तो बैरियर में ये सारा डिटेल में दिया है साइड में, इसका बिल्कुल टेंशन मत लो आप, डिटेल में दिया गया है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि इसमें इसमें की मैसेजेस ये है कि पोस्टमार्टम विजिट पे मदर और बेबी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। फिर की वाइटल्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, इसका जो भी है आ, आ, वो आपको एग्जामिनेशन करना है, प्लस इसके रिकॉर्ड्स रखना है, ठीक है। मदर में, उसके बाद बेबी में क्राई देखना चाहिए, टेम्परेचर देखना है, सकिंग रिफ्लेक्स देखना चाहिए, कलर, रेस्पिरेटरी रेट, फिर आईज, अम्बिलिकस, वेट, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन,
and mother and family member should be counsel and counsel, and if required seek specialist care in such cases. मतलब जैसे साइकेट्रिस्ट का सपोर्ट लगे या फिर जो भी है आपका बाकी जो भी सपोर्ट लगे, और फैमिली प्लानिंग में उसको काउंसलिंग करने, बहुत सारे काउंसलिंग है इसमें, ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी है, फैमिली प्लानिंग भी है, डाइट भी है, हाइजीन भी है, तो काउंसलिंग ही काउंसलिंग है। आपको ये थोड़ा मतलब अच्छे से देखना है इसमें पीपीटी में, और फिर आपको थर्सडे को मुझे आंसर करना है, ठीक है। थर्सडे को एक केस सिनारियो लेंगे इसमें, मतलब एक मॉक टाइप करेंगे, एक कोई पेशेंट बनेगा और एक काउंसलिंग करेगा, ठीक है इसमें, और बाकी के जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ना, मैंने जो नहीं बोला है वो भी पढ़ना है, ठीक है, और ये डिटेल में आपको एक को समझाना है। और मैं किसी भी हॉस्पिटल को ये मतलब डेमो करने के लिए पूछूंगा, 2 नर्सेज जहाँ पे बैठी, एक डॉक्टर, एक नर्स बनेगा और एक पेशेंट बनेगा, ठीक है। और ये हम लोग लाइव वैसे हम लोग ये करेंगे, मॉक टाइप करेंगे, ठीक है, मॉक ड्रिल है। अभी किसी को कुछ डाउट है इसमें, पोस्टमार्टम पैकेज में किसी को कुछ डाउट है? कोतवाल नर्सिंग होम, तुम्ही खूप असं स्टेअर करत बसले खूप वेळचा बघतोय मी असं ब्लँक एकदम, काय चाललंय काय समजत नाही आम्हाला, असं आहे का की समजलं सगळं? अनम्यूट करून बोला. समज समजलं ना, कारण की तुम्ही तुमच्याकडेच बघतोय मी आणि तुम्ही खूप असे ब्लँक लुक देताय, म्हणून मी विचारलं तुम्हाला ठीक है। बाकी कोणाला काय क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है किसी ये 2 टॉपिक्स पे या फिर पहले किसी टॉपिक पे? ठीक है, तो आई थिंक मैं अभी है ना ये पीपीटी आपको सबको भेज दूंगा, उसके साथ साथ ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम जाता है। पीपीटी में यस म्हणजे सर यस जस्ट अ रिक्वेस्ट की सगळ्या हॉस्पिटलची नावं कॉल आउट करा. लेट अस सी इफ ऑल हॉस्पिटल ऍटलीस्ट सम रिप्रेझेंटेटिव्ह हॅज कम. मला असं वाटतं की काही काही 2 हॉस्पिटल नाहीयेत. जस्ट कॉल आउट द नेम्स. ओके ओके, असं मला शंका आहे की यशोधरा हॉस्पिटलच नेहमी जास्तीत जास्त अटेंडन्स असतो, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग. बाकीचं कमी आहेत. बघा बरं आशीर्वाद मधनं कोण आलंय का? आशीर्वाद आहे, तुम्ही नाव सांगा, मी बोलतो तुम्हाला. आता हा नाही, माझी लिस्ट गेली. त्यांनाच सांगायला लावा ना कोण कोण आलेत ते. माझ्याकडे खालच्या मजल्यावर राहिली लिस्ट. कोतवाल नर्सिंग होम आहे, नंतर कोतवाल आहे, भाटिया हॉस्पिटल आहे, हा त्याच्यानंतर आशीर्वाद, यशोधरा तर आहे, यशोधरा, आशीर्वाद आहे, रुंगटा क्लिनिक आहे, हा रुमटा क्लिनिक आहे. नंतर हे अपेक्स हॉस्पिटल आहे, हा त्याच्यानंतर अघोर कृष्णामाई पण आहे, कृष्णमाई पण आहे, म्हणजे आहेत. नंतर अघोर मॅडम आलेत का? डॉक्टर क्षमा अघोर क्षमा अघोर नाही, मला नाही दिसत आहे. I don't know, त्या maybe नाहीयेत. दुसरं नाव आहे, join केलं. नाही बरोबर आहे, त्या नाहीयेत मॅडम. Maybe ठीक आहे, त्या मग प्लीज Thurs- परत एकदा रिक्वेस्ट करते सगळ्यांनी अटेंडेंस पाठवा. वो इसेंशियल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमको फॉक्सी को भेजना पड़ता है. और मैंने जैसे Right. बोला, कोई अगर अटेंड भी कर रहा है और हाँ. अटेंडेंस नहीं भेज रहा है 3 सब्सिक्वेंट सेशन में, तो आपका बरोबर. असेसमेंट नहीं होगा, आपने अटेंड करके भी आपका असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए अटेंडेंस भेजते जाइए। जितने भी लोगों ने किया है एटलीस्ट हॉस्पिटल का नाम आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी भेज दो, ठीक है, अभी कुछ आ रहे ग्रुप्स पे, मैं देख पा रहा हूँ। भाटिया हॉस्पिटल 13 पार्टिसिपेंट थे इसमें। हाँ
बाकी लोग भी भेजिए प्लीज. भाटियाचं 13 आलं बाकी हा आशीर्वाद चालेल हा चालेल. जस्ट सेंड ऑन द ग्रुपवर पाठवा. हाँ हाँ, ग्रुप पर पाठवा तुम्ही. ग्रुप पे हाँ. सेंड कीजिए जो भी अटेंडेंस है. मैं अभी पीपीटी भी भेज देता हूँ. ठीक है. हा चलो, चालेल. थैंक यू सो मच. थँक यू एव्हरीबॉडी. थैंक यू. चलो, Thank you, बाय. ma'am. थँक्यू. नाही आवडलं ना घेऊ का अजून 2 तास घेतो आम्ही. नो प्रॉब्लेम.